Okay, Malik. ओके, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। Basically, what we have started with yesterday, a basic discussion of what is a strategic management, definition of strategic management we have discussed. Okay, so along with definition, we have understood what can be the vision, mission, goals, and objectives, and other elements with respect to strategic intent. I told you yesterday, okay, so today's agenda will be to understand a strategic management. Okay, so it's all three different questions as such. And along with these three different questions, we also will cover strategic intent, where we'll be covering vision, mission. Okay, so, and probably if time permits, we can go ahead with respect to goals and objectives and so on. So basically, first point, if we discuss on page 1.1, okay, 1.1 पे आए तो सबसे पहला discussion है management. What is an exactly a definition of management has been formally given in your syllabus, but doesn't have any impact as such. Okay, why it is not having any impact? Okay, from past previous n number of years, this particular definition is there in syllabus. लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन या चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दो वर्ड अपन डिस्कस करेंगे, एक है मैनेजमेंट और एक है स्ट्रैटेजी। तो 1.1 पे हम मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, 1.2 पे हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होती है? मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एक है टॉप, मिडल, लोअर। ओके, ये होता है मैनेजमेंट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और एक कॉन्सेप्ट होता है, ओके, एक प्रोसेस जिसमें अपन मैनेज कर रहे हैं प्रोसेस को। तो इसको खाली एक बार 1.1 एंड 1.2 पेज को आप सिर्फ एक बार रीड करके क्लोज कर देना है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम पास नहीं करना आपने। सर, तो पहला पॉइंट है, ओके, यहाँ पर मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया हुआ है? तो द टर्म मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड इन टू सेंसेस। फर्स्ट, इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू ए की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। यानी की ग्रुप, ओके, यानी ऐसा वो ग्रुप है जो, ओके, अफेयर्स के रिलेटेड इंचार्ज किए गए हैं। दे हैव बीन इंचार्ज फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एग्जांपल, टॉप, मिडल, लोअर। In relation to the organization, in relation to an organization, management is a chief organ entrusted with the task of making it purposeful and productive entity by undertaking a task of bringing together and integrating disorganized resources of manpower, money, material, and technology, which are then combined into functioning as a whole. यानी भाई साहब, ओके, मैनेजमेंट एक ऐसा, ओके, जो ऑर्गन है, चीफ ऑर्गन है किसका? कंपनी का, जिसकी वजह से पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बन जाती है। क्योंकि मैन, मनी, मटेरियल, मेरे ख्याल से आपने 5 एम्स ऐसे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं अपने कॉलेज के टाइम पे, अदर थिंग्स, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मार्केट। तो टेक्निकली 5 एम्स, ओके, जैसे अपन पढ़ते हैं, तो इसी तरह से वो कॉन्सेप्ट है कि सबको एक साथ में लेकर आता है। दूसरा और एक डेफिनेशन है टर्म मैनेजमेंट का। सर, व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन? The term management is also used in reference with set of interrelated functions and processes carried out by management in an organization. Okay, the key group of individual to mention in point A to achieve its objective. यानी technically, okay, ये management और एक point है functions and processes. These functions include planning, organizing, directing, staffing, and controlling. Okay, यानी what are the functions of management? अगर मैं ये बोलूँ, what are the functions of मैनेजमेंट? वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्वेश्चन आने की संभावना नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है और बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बड़ी? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? ये 5। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोल होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निकली मैं बताऊँ, डायरेक्टिंग में ही स्टाफिंग आ जाता है, पर वो एक अलग से इन्होंने क्यों दिया है मेरे को नहीं मालूम। बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग डायरेक्टिंग, ओके, स्टाफ नहीं होगा तो डायरेक्शन किसको देगा? तो स्टाफ, डायरेक्टिंग इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग ओनली। The functions or sub process of management are wide ranging but closely interrelated. तो याद रखना, ये एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना चाहिए आपको। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? ये दो डेफिनेशन होने के बाद अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो डेफिनेशन का मैनेजमेंट यूज किया है, ओके, अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट यूज किया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो वो आपका ये पैराग्राफ डिस्कस करता है। वापस बोलो, ये पैराग्राफ जब बोल रहा हूँ तो इसलिए ज्यादा हेडेक नहीं है, इसलिए मैं उसको पैराग्राफ बोल रहा हूँ।
Management is an influence process. Management is an influence process to make the things happens. Okay, so what is the meaning of influence process? Okay, यानी वो management एक process ही है, लेकिन कौन सा process है? Influencing वाला. Management is an influence process to make the things happens, to gain command over phenomena. Okay, to induce, to direct events and people in particular manner. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, यहाँ पर मैं बोलूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है वो क्या है? वो एक प्रोसेस ही है, लेकिन कौन सा प्रोसेस है? इन्फ्लुएंस प्रोसेस. तो जब वर्ड दो आ गए, इन्फ्लुएंस प्रोसेस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोसेस? तो पहली बात तो ये प्रोसेस है और इन्फ्लुएंसिंग है. इन्फ्लुएंस कौन करता है यूजुअली प्रोसेस को? कौन इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस को? मैनेजमेंट. तो इसीलिए ये दो शब्द है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर लेता है. तो इन्फ्लुएंस आगे देखो, इन्फ्लुएंस आगे वो इन्फ्लुएंस क्या लिखा है? वो लिखा है इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस. यानी टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, भाई साहब जो इन्फ्लुएंस है ना, इट इज ए प्रोसेस. विच प्रोसेस? इन्फ्लुएंस प्रोसेस. लेकिन वो इन्फ्लुएंस है ना, वो इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है? जो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है वो इन्फ्लुएंस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास पावर है, उसके पास रिसोर्स है. Therefore it is called an influence process. तो influence is backed by, ये वर्डिंग ध्यान रखना. ओके, वापस बोल रहा हूँ, अभी तलक एग्जाम में एक बार भी इसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन ओके जस्ट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. आरटीपी में नहीं, एमटीपी में नहीं, बट ये पॉइंट डिस्कशन के पॉइंट में रहता. मैनेजर्स फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद एंड टू अडॉप्ट और एडजस्ट देमसेल्फ विद बिहेवियर एंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट. बिहेवियर और चेंजेस इन एनवायरनमेंट के लिए रहेगा. तो ये पहला पेज 1.1 किस पर्पस के लिए था बड़ी? 1.1 किसकी पर्पस के लिए था? टू डिफाइन और टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट. टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट. तो अगर मैंने आपको कभी भी पूछा मैनेजमेंट मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट मतलब क्या, तो आंसर क्या रहेगा? मैंने आपको कभी भी पूछा मैनेजमेंट मतलब क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो आंसर क्या रहेगा? तो पहले क्या लिखोगे? ओके, मैनेजमेंट दो डेफिनेशन बताओगे. एक सिंपल सा आंसर बोलो तो मैनेजमेंट इज बेसिकली है ओके स्टाफ और पीपल हु इज मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, and management is nothing but a process also. So here in strategic management, management means a influence process. It is an influence process to make the things happen, and that influence is backed by competency, power, resources and so on. तो इन्फ्लुएंस प्रोसेस. तो मेनली इसमें से कौन सा अगर मेरे को एकदम तोड़ आपने रटना चाहिए या तोड़ ध्यान रखना चाहिए, तो ये वाला लाइन याद रखना चाहिए, ये वाला लाइन याद रखना चाहिए, और इसके साथ में इन्फ्लुएंस क्यों होता है. और ये मैंने आपको बताया जस्ट एक एमसीक्यू के लिए आपको ध्यान रखना, मतलब की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. स्ट्रैटेजी. नाउ द कमिंग ऑन द क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. तो अगले पेज पे पहले एक मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज से ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ डिस्कशन है. तो मेरा पहला क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? बड़ी स्ट्रैटेजी मतलब आपको याद रखना पड़ेगा. सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है समथिंग टू विन, समथिंग टू डू विथ विनिंग द वॉर. स्ट्रैटेजी मतलब कुछ तो ऐसा करना जिससे आप जंग जीत सको, ऐसा कुछ करना जिससे आप जंग जीत जाओ. दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी. बेसिक डिक्शनरी डेफिनेशन. डिक्शनरी को उठाया और खोला तो मेरे को यही डेफिनेशन मिलेगा. ओके, समथिंग टू डू विद द वॉर, विनिंग विद द वॉर. लेकिन ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट पीपल, अपने को अलग अलग आंसर मिलेंगे. एग्जांपल ओके, ग्लूक एंड लॉरेंस ये कॉन्सेप्ट है जिन्होंने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाई. ओके, एनसॉफ है जिन्होंने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज बनाई, उनके ऊपर मार्केट पेनिट्रेशन क्या ना, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज केस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाया. उनके डेफिनेशन देखोगे ना, ये डेफिनेशन आपको कैसे मिलेंगे मालूम है? उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से मिलेंगे. तो अगर जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया है एसएम एक बार, जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा एसएम एक बार, तो जब मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगा शायद कोरिलेट कर पाओगे अगर आपको वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ तो. Those who are studying first time strategic management or those who are taking care of this point, okay, तो आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर. okay, whenever we are discussing about this particular definition ये दोनों definition या जो भी definition डिस्कस करूंगा, okay, आगे जैसे चैप्टर 3 और 4 डिस्कस करेंगे उस टाइम पे definition और कोरोबरेट होते जाएंगे. कोरोबरेट मतलब okay, और एडिशनल कॉन्सेप्ट बैठते जाएगा. ओके, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी को कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना. ओके, इट इज ए लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. ओके, इट इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन. एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, ओके, डिजायर्ड इमेज क्या होना चाहिए, डिजायर्ड डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, डिजायर्ड डायरेक्शन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो ध्यान रखना. इसको अपन याद रखने का DID, डेस्टिनेशन डायरेक्शन इमेज, डेस्टिनेशन इमेज डायरेक्शन, DID. लेकिन आज का नहीं, डिजायर्ड. मैं आपको याद दिला दूं, ओके, कल के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था, ओके, मुझे टॉप 3 में आना है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मुझे टॉप 3 में आना है, इसको क्या बोलेंगे? विजन.
टॉप 3 में आने के लिए मुझे प्रॉफिट 500 करोड़ चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, गोल्स। अगर ये प्रॉफिट आज के इसमें एक साल में कितना कमाना है ये मैं डिफाइन करूं तो ऑब्जेक्टिव्स। और इसके लिए मुझे 10 कस्टमर रोज के मिलने पड़ेंगे, ये क्या होता है, मिशन। क्वेश्चन ये है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी देन? स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी? ओके, अपन 10 कस्टमर को मिल रहे हैं, 10 को क्यों मिल रहे हैं, 12 को क्यों नहीं मिल रहे हैं, 10 को क्यों मिल रहा है, 8 को क्यों नहीं मिल रहा है, ओके, 5 को ही क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी है, ओके, जिससे कस्टमर कन्वर्ट होंगे सो दैट अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। स्ट्रैटेजी, ओके, चलो अच्छे से एग्जांपल बताओ। ओके, आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपको सीए बन के प्रैक्टिस करनी है, ये आपका विजन है। सीए बनना है, गोल्स है। सीए इंटर क्लियर होना है, ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई क्या है, मिशन है, मिशन। टेक्निकली आपने क्लास ज्वाइन की, ये क्या है, स्ट्रैटेजी। आप खुद से पढ़ाई करोगे, क्या है, स्ट्रैटेजी। अब क्लास करने के बाद आप रिवीजन करोगे, क्या है, स्ट्रैटेजी। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, क्या है, स्ट्रैटेजी। अब टेस्ट सीरीज दोगे, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी होती है, ओके। वो स्ट्रैटेजी इज फ्रॉम द फॉर्मेट ऑफ मिशन। आप कोई भी देखिए, ओके, उरी पिक्चर देखिए, या आपने कोई हिंदी मूवीज देखी होगी, तेलुगु मूवीज देखी होगी, जिसमें कहीं पर भी है, आप देखना स्ट्रैटेजी इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट विन, जीतना है। अब बाहुबली देखे होगे, बाई चांस बाहुबली आपने देखी होगी। बाहुबली में आप देखो, ओके, फर्स्ट पार्ट बाहुबली में, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ए बाहुबली एंड काली के काला वाला, मालूम है ना, एक आदमी रहता है गम, ऐसा कुछ लैंग्वेज बोलता है। आपको अगर याद होगा, बाहुबली और कटप्पा जब रात को डिसाइड करते हैं, बाहुबली और उसका भाई कौन है, भल्लाल देव एंड कटप्पा जब डिसाइड करते हैं, तो वो त्रिशूल व्यू करते हैं। वो त्रिशूल व्यू करके डिस्कशन होता है कि भाई त्रिशूल व्यू से हम अब बचाएंगे अपने महिष्मती राज्य को, महिष्मती को बचाना त्रिशूल व्यू लेगा। दिस इज व्हाट, नथिंग बट ए स्ट्रैटेजी, ओके। और ये कौन सी स्ट्रैटेजी थी? ये स्ट्रैटेजी थी उनकी प्रोएक्टिव, ओके। पहली रात को उन्होंने डिसाइड की थी उनके सैनिक कितने हैं, उनके पास सामने कितनी सेना है, फिर उन्होंने वो प्रोएक्टिवली डिसाइड किया कि भाई हम ऐसे करेंगे। और शायद आपने वो मूवी अगर अच्छे से देखी हो तो मालूम है, वो त्रिशूल व्यू ब्रेक हो जाता है, ओके। जो कालिके के लोग इतने सारे होते हैं कि वो ब्रेक कर देते हैं, त्रिशूल व्यू ब्रेक हो जाता है और सब भागने लगते हैं, सब डर जाते हैं कि अभी ये त्रिशूल ब्रेक हो गया, अब महिष्मती खत्म है, साम्राज्य खत्म है। एंड एवरीबडी वाज रिटर्निंग बैक। और उसके बाद देन बाहुबली कम्स इनटू पिक्चर। बाहुबली बोलते हैं, क्या है मृत्यु, दुश्मन से डर के भागना है मृत्यु। ये वाला पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ वो बहुत मोटिवेटिंग स्टेटमेंट देता है, अनदर थिंग देता है। और फिर बोलता है, मैं जा रहा हूं दुश्मन पे जीतने के लिए, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए जाता हूं। वापस वो मोटिवेट करता है और बाकी सब वापस सैनिक लड़ने के लिए आते हैं। दिस वाज नथिंग बट रिएक्टिव changes in situation, okay, so you have reacted to things. Strategy, this is strategies, these are strategies to win the war. तो सर जब मैं स्ट्रैटेजीज बोल रहा हूं तो आपको इसको क्लैरिटी से लेना पड़ेगा। आप जो चीज कर रहे हो, जिससे जो हासिल होने वाला है, दैट इज नथिंग बट ए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बट आप जो कर रहे हो, ओके, ये कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट, ओके, इस कॉन्सेप्ट व्हाट वी टेल इज, ओके, स्ट्रैटेजी। ओके, तोड़ बड़ी, ओके, तोड़ मालिक। एमटीपी दो या राजा जी एमटीपी दो या जो भी दो, आप दो भी दो, लिखने की प्रैक्टिस बरोबर करती करो, बस बात खत्म, बाकी और कुछ नहीं होगा, ओके। तो टेक्निकली, ओके, आई होप ये पॉइंट पे आपको स्ट्रैटेजी वाला कॉन्सेप्ट ब्रीफ में समझा होगा। स्ट्रैटेजी मतलब क्या, सम एक्शन, समथिंग व्हिच यू हैव डन टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सर आप बोलोगे मिशन और फिर स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है? मिशन, ओके, एग्जैक्टली अगर बात करें तो आप एक मिशन पे निकले हो, 3 महीने का मिशन है, पर 3 महीने के लिए आपने क्लास ज्वाइन किया, ये स्ट्रैटेजी है। आप ये भी करोगे, ये स्ट्रैटेजी है। तो मिशन के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, उरी पिक्चर देखोगे तो आपको मालूम है वो इस तरह से डिवाइड किया था कि भाई ये जगह बॉम्ब इधर ये एक ग्रुप फेंकेगा, ये जगह बॉम्ब ये ग्रुप फेंकेगा, ये जगह बॉम्ब एक ग्रुप फेंकेगा। अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली क्या था, ये ग्रुप फेंका, स्ट्रैटेजी, इधर इधर बॉम्ब फेंकना है। और लेकिन वो तीनों ग्रुप जो भी रहेंगे, एबीसी वाले ग्रुप जो भी रहेंगे, वो एक मिशन पे निकले थे। मिशन वाज टू ब्रेक डाउन द एनिमी। तो टेक्निकली व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन मिशन विल बी अल्टीमेटली फोकसिंग ऑन अचीविंग द टारगेट टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन स्ट्रैटेजी उसके ऊपर रहेगी। तो स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ चीजें क्या है स्ट्रैटेजी देखते हैं। The very incorporation of idea of strategy into business organization is intended to unravel the complexity and to reduce uncertainty caused by changes in environment. यानी ये इंग्लिश थोड़ा सा उन्होंने यूज किया, लेकिन व्हाट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, ओके। क्यों स्ट्रैटेजी इंक्लूड करनी चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? रीजन सिंपल है, ओके, जो कॉम्प्लेक्सिटी है या अनसर्टेनिटी है उसको क्या कर सके, कम से कम कर सके।
या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ओके क्लियर कर सके। तो पहला पॉइंट ये याद रखिए, स्ट्रैटेजी रिलेट्स टू द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मींस टू अचीविंग देम। मैंने आपको बताया गोल्स आप सेट करिए, उसको अचीव करने के तरीके जो होंगे वो होगी स्ट्रैटेजी। गोल्स अचीव करिए, ओके गोल्स को अचीव करने के लिए जो तरीके होंगे वो होगी स्ट्रैटेजी। तो ये पहली लाइन ओके जो आप हाईलाइट रख सकते हो और बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। Next, strategy is a game plan, okay, that the management of business uses to take market position, conduct its operation, attract and satisfy customer, compete successfully, and achieve organization objectives. यानी अब थोड़ा सा और एनहांस पे जा रहे हैं अपन, थोड़ा और एनहांस डिस्कशन पे जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होगी? स्ट्रैटेजी मतलब एक गेम प्लान है, ओके, जो मैनेजमेंट करता है बिजनेस का, ताकि क्या कर सके वो मार्केट पोजीशन ले सके, ऑपरेशन कंडक्ट कर सके, कस्टमर खुश हो सके, कंपीट कर सके एंड ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके। तो क्या क्या चीजें इन्होंने कवर की है? ओके अगर आप देखोगे तो मार्केट, उसके बाद ऑपरेशन, कस्टमर, कंपीट एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ये पॉइंट मेन स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक डेफिनेशन दिया जो अपन ने डिस्कस किया है, वी मे डिफाइन एज टर्म स्ट्रेटजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, what it wants to be, what it wants to do and how it wants to do the things and where it want to go, ये समथिंग है। कुछ डेफिनेशंस एंसॉफ के और ग्लूक के डेफिनेशन डिस्कस किए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ ये दो डेफिनेशन है, विल डिस्कस इट आउट राइट नाउ बट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी गो विथ चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3, बट दोज हु हैव स्टडीड ऑलरेडी मे बी कनेक्टिंग विद दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंसॉफ का। चैप्टर 3 में एंसॉफ के बारे में आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, एंसॉफ प्रोडक्ट एंड मार्केट मैट्रिक्स, जिसमें वो बताता है, एंसॉफ बताते हैं कि अगर पुराना प्रोडक्ट है और पुराना मार्केट है और उसी में आप बेच रहे हो, इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। इफ यू हैव ए न्यू मार्केट बट द प्रोडक्ट इज ओल्ड और एक्जिस्टिंग, ओके, एंड यू आर सेलिंग इन न्यू मार्केट, दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। इफ योर मार्केट इज एक्जिस्टिंग बट द प्रोडक्ट इज न्यू, okay, then you're selling this existing market with new product, it is called product development. And at the same time, if both are new, market is new and product is new, it is called a diversification. This was a matrix which is there, okay, those who are studying first time SM, okay, so basically you will come to know when you are discussing about chapter 4, but this is a concept or theory of particular Ansoff. So now go with the definition of Ansoff, you will come to know he is deciding the strategy based on product and market only. He is defining the strategy based on product and market only. So Ansoff is defining, what is defining? A common thread, एक वो common धागा among the organization's activities and product markets, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है और प्रोडक्ट मार्केट कैसे है उनके लिए, defines the essential nature of business that organization has or planned in the future. यानी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज देखो, प्रोडक्ट मार्केट देखो, उनका प्रोडक्ट मार्केट देखो, इसकी वजह से मालूम पड़ेगा कि भाई उनकी प्लानिंग क्या है, व्हाट दे आर प्लानिंग। अगर वो उनकी एक्टिविटी है जिसमें नया प्रोडक्ट निकाल रही है और मार्केट पुराना है, तो इसका मतलब वो प्लान किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर उनकी एक्टिविटी में ऐसा है कि वो नए मार्केट में जा रहे हैं विद एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इसका मतलब वो प्लान किसके लिए कर रहे हैं? मार्केट डेवलपमेंट। उसके डेफिनेशन में देखो वो लॉजिक झलक रहा है जो वो समझा रहे हैं। अगला definition has been given by Gluck, okay, that is nothing but a Gluck and Lawrence who is deciding a corporate level strategy. I hope if you remember corporate level strategy we discussed yesterday were 3 strategies, okay, 4 strategies actually: stability, expansion, retrenchment and combination. Combination is actually not given as a theory content, but it has been given only in chart format in our syllabus. So Gluck and Lawrence has explained this one, okay, whether you should focus on stability or whether you focus on expansion or whether you should focus on retrenchment. This has been defined by Gluck and Lawrence. Lawrence is some other person, but Gluck has been defining. Now reading this definition, you will come to know what exactly it want to say. So Gluck क्या बताते हैं? A unified, comprehensive and integrated plan. 3 words: unified, comprehensive, integrated plan designed to assure the basic objective of enterprise are achieved. Okay, यानी आपने जो भी प्लान बनाया होगा, लेकिन वो प्लान कैसा होना चाहिए? यूनिफाइड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। यानी एक प्लान होगा जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। ओके, तो उसको ये बोलते हैं वो स्ट्रैटेजी है। यानी प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट ए स्ट्रैटेजी एज पर ग्लूक। Okay, as per Ansoff, any activities which is performed by organization and it is linked with product and market, okay, and then you will come to know what you are planning for. तो टेक्निकली देखो दोनों डेफिनेशन में एक कॉमन चीज क्या मिली आपको? दोनों डेफिनेशन में एक कॉमन चीज मिली कि प्लानिंग, स्ट्रैटेजी इज अबाउट प्लानिंग। दोनों चीज में कॉमन देखो, ओके, पहले वाला एंसॉफ भी क्या बोल रहा है, आगे प्लान क्या कर रही है, ओके, भाई ग्लूक भी क्या बोल रहा है, प्लानिंग। यानी टेक्निकली कैन आई से लाइक दिस, अ प्लानिंग इज आल्सो ए स्ट्रैटेजी? आंसर इज यस। व्हाट यू प्लान फॉर इज अ स्ट्रैटेजी फॉर इट। ओल्ड या ट्रेडिशनल वे में स्ट्रैटेजी को नाम क्या देते थे? प्लान।
और आज अपन वो प्लान को क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। तो टेक्निकली स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, लेकिन कुछ चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब अगला एमसीक्यू या थियरी, थियरी तो बहुत मुश्किल है, पर एमसीक्यू के लिए तोड़ 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड और अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यानी कितना भी करो, स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन बना दी, फिर भी आपको मैनेजमेंट तोड़ चाहिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल चाहिए, मैनेजमेंट अलर्ट चाहिए। ऐसा क्यों रे? अगर स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर बना दी तो यार मैनेजमेंट चोमू भी निकला तो क्या प्रॉब्लम है? Why we require alert management, responsible management, even if there is a strategy? Strategy is super, strategy is super, super से भी ऊपर। इंप्लीमेंटेशन कर लिया ना, चलो एज्यूम करो, फिर भी अपने को रिस्पॉन्सिबल, इंप्लीमेंटेशन भी बहुत भारी हो गया है, एज्यूम करो। देन ऑल्सो वी रिक्वायर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, अलर्ट मैनेजमेंट, करेक्टिव एक्शंस, रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी एक बना दी बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, बट द एजम्पशन में चेंज, एंड बिकॉज एजम्पशन में चेंज, तो अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ सकते हैं ना। तो स्ट्रैटेजी में चेंजेस क्या अपने आप होंगे या मैनेजमेंट करेगा? मैनेजमेंट। इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखना कि भाई सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, स्ट्रैटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। कैन वी क्लोज ऑन दिस बॉडी? ओके, दूसरा पॉइंटर, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। कैन नेवर बी बोला, कैन नेवर बी। तो स्ट्रैटेजी कैन बी परफेक्ट? नो। कैन बी फ्लॉलेस? नो। याद रखना, एमसीक्यू के लिए काम आएगा बड़ी ये सारा एमसीक्यू का कंटेंट है, एमसीक्यू का डेटाबेस है ये। तो अगर ये चैप्टर से एमसीक्यू आ जाता है तो इसमें से उठाया जा सकता है। इट इज वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज। प्रैग्मेटिक मतलब अडेप्टिंग, प्रैग्मेटिक मतलब अडेप्टिंग, अडेप्ट करना सडन इमरजेंसी प्रेशर्स एंड अवॉइड फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। ओके, ये स्ट्रैटेजी का नेचर है कि कुछ चेंजेस हुआ तो उसको अडेप्ट करना, लेकिन वो क्या अपने आप अडेप्ट करेगा या अडेप्ट करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। कौन करवाएगा अडेप्ट? मैनेजमेंट। इन ए साउंड स्ट्रैटेजी अलाउंस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। यानी अगर आपने साउंड स्ट्रैटेजी बनाई होगी, इसका मतलब आपने उसके अंदर कुछ और कैलकुलेशंस रखे होंगे जिसमें अगर कुछ चेंजेस हुए तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हो। तो मेरे को बताओ, एक आंसर मेरे को बताइए, साउंड स्ट्रैटेजी कब मानी जाएगी? साउंड स्ट्रैटेजी कब मानी जाएगी? when I can say there is a sound strategy, कब मैं बोल सकता हूँ साउंड स्ट्रैटेजी है इधर? ओके, मतलब वो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इट इज हैविंग ए टेकिंग केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज आल्सो। इसका मतलब साउंड स्ट्रैटेजी कब होती है? ओके, जब वो प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव भी होती है, दोनों ब्लेंड है। तो व्हेन आई कैन से साउंड स्ट्रैटेजी है व्हेन इट इज ए ब्लेंड। अच्छा, बेस्ट कौन है? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव? अगर मैं बोलूं, खाली मैं बोलूं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव से बताइए कौन बेस्ट है? प्रोएक्टिव। ओके, लेकिन मैं बोलूं दोनों में से, दोनों के कॉम्बिनेशन में या बेस्ट कौन सी है? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। ये याद रखना, मैं क्वेश्चन बैंक जब सॉल्व करूंगा, ओके, डे आफ्टर टुमारो, ओके, अपन थर्सडे को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, इसका चैप्टर 1 का अपना क्लोज करेंगे। डे आफ्टर टुमारो में अपने को ध्यान रखना होगा, ओके, ब्लेंड याद रखना जब मैं जनरल पैरेलल्स में बात करूं। किस में बात करूं? जनरल पैरेलल। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोएक्टिव रिएक्टिव, दोनों में से बेस्ट कौन है, तो आपके लिए कौन सी होगी? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है बड़ी। ओके, सो ये पार्ट गया एमसीक्यू के लिए। इसके बाद वाला पोर्शन मैंने कल आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था। ओके, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? स्ट्रेटजीज कितने लेवल पे मैनेज की जाती है, ये बनाई जाती है? 3 लेवल। कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें टॉप मिडल लोअर आप डाल रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे टॉप लेवल जैसे ही है। टॉप मिडल लोअर इज बेसिकली, आपको समझना पड़ेगा, ओके, दिस बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ एग्जांपल, आई होप आपको एग्जांपल याद होगा। टाटा मोटर्स का है, टाटा ग्रुप के हेड कौन हुए? ओके, कौन सा स्ट्रेटजी, कौन सा लेवल हुआ मैनेजमेंट? कॉर्पोरेट लेवल। ओके, अब इनके नीचे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का हेड, ओके, बिजनेस लेवल। एंड टेल मी, इसमें प्रोडक्शन हेड होगा, प्रोडक्शन हेड होगा, प्रोडक्शन हेड कौन है? फंक्शनल लेवल। तो हेड है ना भाई, ये हेड है ना, लोअर कैसे बोलोगे इसको? अच्छा, अब प्रोडक्शन हेड के नीचे क्या एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज काम करेंगे क्या? प्रोडक्शन हेड के नीचे क्या एम्प्लॉइज होंगे? यस। कोई मैनेजर्स होंगे? यस। ये टॉप मिडल लोअर के लॉजिक से बैठ सकेंगे। तो टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं टॉप मैनेजमेंट कौन हुआ, तो टेक्निकली ये दोनों तो 101% टॉप मैनेजमेंट हुए, सीनियर मैनेजमेंट हुए, पहले दो। क्लियर है बड़ी? और ऑपरेशनल वाला मैनेजमेंट कौन है? ओके, ऑपरेशनल वाला फंक्शनल लेवल है, लेकिन ये लोअर नहीं है, ये भी टॉप मैनेजमेंट जैसा ही माना जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए जिम्मेदार रहेगा। कौन सी प्लानिंग के लिए? ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, एक लाइन का आंसर दीजिए मुझे, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाता है?
कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ऑल थ्री, कॉर्पोरेट भी, बिजनेस भी, फंक्शनल भी, तीनों। आपके सिलेबस में कौन सा नहीं है? मैंने बताया कल, फंक्शनल लेवल नहीं है, बट फंक्शनल लेवल भी स्टडी बनाएगा ना। एग्जांपल मेरे को बताओ, मार्केटिंग करना है, क्या मार्केटिंग के लिए स्टडी नहीं बनाएगा? प्रोडक्शन करना है, क्या स्टडी नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो who prepare और which level of management okay actually focus on planning preparing a strategy? कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है? ऑल थ्री बनाता है। भारत माता की झेपा क्या बड़ी? ऑल थ्री आर प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटजी बड़ी, ऑल थ्री। ओके, तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ऑल थ्री मैनेजमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव, ये याद है बड़ी कल का? तो ये क्लोज कर सकते हैं, ये आंसर में ज्यादा डिस्कशन नहीं ना। ठीक है, ये एक डायग्राम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डायग्राम को खाली समझो, बाकी ये डायग्राम में कोई पंचायती मत करते बैठो। ओके, ये कोई डायग्राम कोई खास पॉइंट नहीं है भाई, बस ये समझने के लिए बता रहा हूँ। सर क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इधर आपको एक नाम मिलेगा, अबंडेंस स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। सर अबंडेंस स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, अब मेरे को बताओ, मैं पिछले सालों में बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्या हुआ? सक्सेस हुआ, मैंने ऐसे सक्सेस किया, मैंने वैसे सक्सेस किया। अरे गया, पुराना था, अबंडेंट। जो चीज तुम्हारे साथ हो चुकी है, जो चीज तुम्हारे साथ हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। ओके, स्ट्रेटजी एलिमेंट, यानी कंपनी एक्सपीरियंस, नो हाउ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंपटीशन कैपेबिलिटीज, ये पुराने पुराने पुराने। तो सर प्रोएक्टिव क्या है? प्रोएक्टिव क्या है? अभी 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 कुछ नया चल रहा है क्या? मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है क्या भाई? कुछ चल रहा है क्या? ओके, पिछले साल से कुछ था, उसमें चेंजेस आए क्या? ये कंसीडर करना इज नथिंग बट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स। ओके, और रिएक्टिव मतलब अडेप्ट टू द रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। ओके, और इसके बाद है लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी। तो लेटेस्ट वर्जन मतलब एक्चुअल स्ट्रेटजी कैसे मानी जाएगी? तो कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेटजी कैसे निकलती है? एक्चुअल स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या है? ब्लेंड होना चाहिए दोनों का, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का। लेकिन एक अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट भी डिस्कस किया इन्होंने। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबंडेंट? पुरानी चीजें मेरे साथ बीत चुकी है। तुम 10th में बहुत भारी स्कोर किए थे, ओके, अभी के लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट इज विच एलिमेंट? अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट। अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट, आई होप समझ में आ रहा है। तुम अभी क्या कर रहे हो? प्लान करके कर रहे हो, इतनी बुक पढ़ने वाले हो, ऐसे ऐसे करने वाले हो, दिस इज नथिंग बट प्रोएक्टिव। इंस्टीट्यूट में बीच में एक अमेंडमेंट लेके आया, उसको तुमने पढ़ा और उसके हिसाब से अडेप्ट किया, चेंज किया आंसर को, दिस इज नथिंग बट रिएक्टिव। तो एग्जाम देने के लिए आप बहुत अच्छे से सारी बुक रिफर कर रहे हो, सारे कंपाइलर रिफर कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक रिफर कर रहे हो, इज प्रोएक्टिव। इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट लेके आ रही है, उसको भी आप पढ़ के चले जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। आई होप ये पॉइंट झेपा पड़ी। ठीक है, 10 अभी ये इसी नीचे की पूरी पंचायती है, थियोरेटिकल आंसर नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू वगैरह के लिए काम आ सकता है अपने लिए। इसके लिए अपने को डिस्कशन कर रहे हैं, अपन अपडेट कर रहे हैं। रटना नहीं है, रटने का ऊपर का पैराग्राफ जो मैंने कल मार्क कराया था, ये ही रटना है आपके लिए, ये वाला प्रोएक्टिव का, रिएक्टिव का, और ये वाला पैराग्राफ, दैट्स इट। ये 3 लाइन ऊपर के, ये 3 लाइन, दिस इज व्हाट यू शुड रटिफाई। आई होप तो ऑनलाइन पढ़ लोग समझ में आ रहा है क्या? बड़ी समझ में आ रहा है सब लोग? ये क्लियर है? ओके, तो फिर अभी जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो क्या पढ़ रहे हैं? इट इज ओनली ऑन एमसीक्यू कंटेंट और सम अदर एलिमेंट। ओके, तो एलिमेंट को ध्यान रख रहे हैं। तो सर सम अदर एलिमेंट में क्या डिस्कस करेंगे? Thus, strategy is partly is a deliberate and proactive, standing as the product of the management analysis, strategic thinking about the company's situation and its conclusion about how to position the company in a marketplace and tackle the task of competing buyer or buyer's patronage. यानी बहुत अच्छे से प्लान करना, ओके, बायर के रिलेटेड, बायर का पैट्रोनेज कैसे हासिल कर सके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। However, not every strategic move is a result of proactive planning and deliberate management design. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. कुछ हम थोड़ा ना पूरा ध्यान दे सकते हैं बड़ी। Okay, when market and competitive conditions take an expected turn or some aspects of company study hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. Hence, partially a company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments in the business environment as well as situations within the firm. Okay, I hope ये clear। और इसके लिए वापस वो रेड वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने कल मतलब लिखते वक्त डिस्कशन किया, क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी thus involves stitching together proactive intended strategy based on prior successful experience and then adapting the pieces of successful reaction as circumstances surrounding the company situation change or better options emerge. यानी ओके, दिस इज नथिंग बट ब्लेंड ऑफ ईच अदर। ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ब्लेंड ही होना चाहिए। रटना है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रटना किधर है? रटना किधर है? ऊपर वाला पॉइंट, इतना रटना है। और रटने के साथ में मैंने क्या बताया था कल? एक क्वेश्चन बैंक बताया था, मैंने आपको बताया था इसको कैसे लिखोगे, ये आंसर और केस स्टडी डालोगे।
ओके, मेक इट क्लियर, इसका इंटीग्रेशन आप क्लियर रख सको। ओके, और मैं मतलब ड्यू कोर्स में आगे जाते जाते आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट नीड टू बी इंटीग्रेटेड, बट वो एक दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक ए टाइम। लेकिन बट डेफिनेटली बाय एंड ऑफ 8 to 10th डे आप मच बेटर हो जाओगे इंटीग्रेशन में। बाय नेक्स्ट सैटरडे यू विल बी वेरी बेटर इन इंटीग्रेशन पोजीशन। पर इंटीग्रेशन पोजीशन को समझने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। अनलेस अनटिल वो नहीं होएगा तब तक नहीं कर पाओगे आप बड़ी। इज दिस ए स्ट्रैटेजी? ओके, ये वाला स्ट्रैटेजी वाला कॉन्सेप्ट, अ केचअप ब्रांड मेकिंग ए हेल्थियर केचअप विथ लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स to attract more customer by letting parents feel safe about their kids consuming ketchup. Is this strategy? Yes, strategies है। ओके, यानी इसने क्या कर दिया, ये केचप कैसा निकाला, हेल्दियर केचप, लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये प्रमोट कर रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है। ओके, ये कम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी है क्या? यस। तो मेरे को बताओ आज के डेट में स्ट्रैटेजीज अगर देखोगे तो बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, आई एम नॉट सेइंग मार्केटिंग गिमिक इज डिफरेंट थिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट थिंग। Marketing gimmick is basically may not be successful in long term. शॉर्ट टर्म में भी सक्सेसफुल, अगर मार्केटिंग गिमिक कुछ किया होगा शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो मार्केटिंग गिमिक नहीं चलेगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए रहेगी। स्ट्रैटेजी मतलब आपके एक्चुअल यूजर्स तक पहुंचना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर है क्या बड़ी? आई होप ये झेप रहा है, झेपा बड़ी? तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप लॉजिकली रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और यहां से नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में एंटर कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो ऑनलाइन पढ़ लोग एवरीवन, ओके, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर एट एवरीबॉडीज एंड, so that we can start with the strategic management का concept. तो पहला पॉइंट, ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? आई टोल्ड यू क्लियरली यस्टरडे, रटो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरल प्रोसेस ऑफ क्या करने का, डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन। ओके, डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजी एंड मेकिंग और टेकिंग इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट, ओके, डीम्ड अप्रोप्रिएट। दिस इज वन टाइम एक्टिविटी और साइक्लिक। अगर आपको कल मैंने याद समझाया था, एक बार एक्टिविटी है ये 5 स्टेप्स, या साइक्लिक है, साइक्लिक, क्योंकि ये वापस आप उधर आओगे। अच्छा, याद करो ये मैंने समझाते वक्त मैंने क्या बताया था, यहाँ पर अगर आप इधर आए और करेक्टिव एक्शन लेना पड़ा, मतलब वापस एनालिसिस में जाना पड़ा ना, नहीं समझा? करेक्टिव एक्शन लेना मतलब क्या करना, मेरे को ये बताओ, याद करके बताओ। अच्छा, मेरे को ये बताओ, 5 स्टेप याद है क्या सबको? 5 स्टेप, पहला क्या बनाने का, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या करने का, एनालिसिस। तीसरा क्या करने का, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड करेक्टिव एक्शंस। डन बड़ी? तो मेरे को बताओ, करेक्टिव एक्शन लेना मतलब क्या करना, चेंजेस करना। और चेंजेस करना मतलब क्या करना, चेंजेस करना मतलब कहीं ना कहीं एनालिसिस करना। एनालिसिस करोगे, वापस स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, नहीं इंप्लीमेंट होगी, फिर वापस होगा, ये क्या होगा, ये साइकिल। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, एक बार आपका विजन अचीव हो गया फिर क्या, सीए बन के प्रैक्टिस में जाना था, बस खत्म, अपना लाइफ खत्म? नहीं, फिर विजन नया बन जाएगा ना। तो मेरे को बताओ, क्या ये जिंदगी भर ये एक ही विजन रहेगा या विजन में चेंजेस आएगा? चेंजेस। तो ये जो स्टेप है, क्या ये एक ही बार करने वाले लाइफ में कोई भी बिजनेस, या कंटिन्यूस होने वाला है? कंटिन्यूस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक मैनर। पेज पॉइंट 1.4 पे डेफिनेशन हाईलाइट करके खत्म करो। The process does not end, it keeps going on in cyclic manner. Okay, तो ये ध्यान रखिए when we are discussing about strategic management. In strategic management, we have total 3 questions to be solved. What are the 3 questions which will be taking care in strategic management? Sir, what are the 3 questions? 3 क्वेश्चन क्या क्या होंगे? पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए, that is called objective of strategic management. दूसरा होगा benefits of strategic management, and तीसरा होगा limitations of strategic management. One is objectives of strategic management, benefits and limitations. So how many questions are there for strategic management? 3 questions. कौन से बड़ी? Objectives, benefits and limitations. So 3 questions strategic management के। पहले बात करते हैं objective. How many objectives of strategic management are there? There are 2 objectives of strategic management. First, okay, ये strategic management करके करना क्या है? ये 5 स्टेप करके करेंगे क्या? To achieve competitive advantage. To achieve कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? ओके, याद रखना, इंडस्ट्री में सारे जन से आगे मैं जाऊं, यही तो मेन मकसद है मेरा। इसको बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना बड़ी?
competitive advantage, so that I can outperform the competitors in respect of my performance. I can outperform the competitors in respect of performance. यानी सारे competitor के सामने मेरा performance इतना बेहतर रहे कि competitive advantage आ जाए. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? एक लेमन टर्म में बोलूं तो, लेमन टर्म में बोलता हूं, इंडस्ट्री एवरेज से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर इंडस्ट्री एवरेज से शेयर ज्यादा मेरा है, इंडस्ट्री एवरेज से शेयर ज्यादा मेरा है, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा शेयर मेरा है, वापस बोल रहा हूं, इंडस्ट्री एवरेज से शेयर ज्यादा मेरा है, इंडस्ट्री एवरेज से शेयर ज्यादा मेरा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो भाई ये कब होगा मेरे को बताओ? इंडस्ट्री एवरेज से शायद शेयर ज्यादा मेरा कब होगा? जब मैं कुछ आउट परफॉर्म करूंगा. सर किसको? कंप्यूटर को. किसमें? परफॉर्मेंस में. परफॉर्मेंस से बेहतर चाहिए. अच्छा मेरे को बताइए, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा? यस. लेकिन क्या जिंदगी भर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा? सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वन टाइम आ गया, क्या जिंदगी भर वो मेरे पास रहेगा, या कंप्यूटर भी तो स्ट्रेटजी बनाएगा ना रे, कंप्यूटर भी तो आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर मैं कैसे चेंज करूं अपने आप को? तो क्या पूरी जिंदगी में वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके बैठूंगा? नहीं, चेंज होते जाएगा. तो इसीलिए अगर कुछ चेंजेस आए, एनवायरमेंट में चेंजेस आए, तो मैंने अपनी कंपनी में क्या करना चाहिए? चेंजेस. दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है टू गाइड द कंपनी थ्रू द ऑल चेंजेस ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के जो भी चेंजेस होंगे, ओके, उसको सबको कंपनी को अडेप्ट करना चाहिए. आत्मा क्लियर? तो व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? दो ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के? पहला पॉइंट, ओके, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट यू कैन आउट परफॉर्म ऑल द कॉम्पिटिटर इन द परफॉर्मेंस पॉइंट, एंड टू गाइड द कंपनी, ओके, फॉर द ऑल चेंजेस व्हिच इज हैपनिंग इन एनवायरमेंट. ओके, सो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़ी? तो दो एडवांटेज, दो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने के. टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके, समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर, इसको अपन रखेंगे बाद में डिस्कशन में. So that company can outperform the competitors in all aspects of the organization performance. And second point, to guide the company successfully through all the changes in environment. Okay, that is also to react in the right manner. React करना चाहिए right manner में. अब थोड़ा सा चर्चा का विषय ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा पॉइंट दिए. Now when I'm saying competitive advantage मुझे क्यों आएगा, या इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा मुझे क्यों मिलेगा? Why? What will happen? और what is the logic behind that? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, दूसरे कॉम्पिटिटर है उनसे ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, ये कब होगा, या ये कब पॉसिबल होगा? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा कमा रहा हूँ तो ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ. अगर मैं जो कर रहा हूँ वही दूसरे लोग भी कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा कमा पाऊंगा? नहीं, बिकॉज आई एम नॉट बेहतर. ओके, आई एम सिमिलर टू द अदर कंपनीज. इट इज अ सिमिलर पॉइंट. To have that competitive advantage, you should have something unique. And इसको अपन uniqueness को बोलते हैं core competency. क्या बोलते हैं बड़ी? core competency. आपको ये समझना पड़ेगा core competency मतलब क्या. वैसे ये चैप्टर 3 में डिस्कशन में आएगा core competency क्या होती है, लेकिन core competency का बैकग्राउंड अपने को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दो कारण. पहला कारण, okay, we are discussing, okay, uniqueness here, and even in benefit one of the answer will have core competency. Core competency means, okay, I can do something better than you, that is called core competency. But make it sure, you need to understand, this core competency cannot relate only with one feature of the company. It should be a collection of features. Okay, something unique which company can do is nothing but a core competency. इसको एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है डोमिनोज और पिज्जा हट. ये दोनों में से होम डिलीवरी के लिए कौन फेमस है? पिज्जा हट या डोमिनोज? दोनों में से होम डिलीवरी के लिए कौन फेमस है? डोमिनोज. व्हाई नॉट पिज्जा हट? क्योंकि उसके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है उसकी. तो होम डिलीवरी के लिए जो डोमिनोज है वो सबसे ज्यादा फेमस है. डेफिनेटली पिज्जा हट इज नाउअडेज पिज्जा हट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. पिज्जा हट भी अगर आप देखोगे रीसेंट पिज्जाज वगैरह जो बनाया उन्होंने, जो नई स्टडीज निकाली है, दैट हैज बीन चेंज्ड कंपीटिंग विद डोमिनोज. अर्लियर पिज्जा हट बहुत सालों से स्टेबल था. पिज्जा हट बोला हम तो ऐसे ही बेचेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे. ओके, अल्टीमेटली वो डोमिनो को compete नहीं कर पाए, लेकिन बाद में ओवर ए टाइम जोमेटो के साथ टाई अप करके पिज्जा हट ने बहुत तगड़ा काम कर दिया, जिसमें नाउ दे आर कंपीटिंग विद डोमिनोज आल्सो. नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कोर कॉम्पिटेंसी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कोर कॉम्पिटेंसी मींस समथिंग यूनिक, जो सिर्फ आपके पास है, वो किसी और के पास नहीं है. ओके, एप्पल के पास यूनिक फीचर्स है जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना, एप्पल, अगर मैं आज के एप्पल की बात करूंगा, ये फीचर सबके पास अवेलेबल है, पर सबके पास डे 1 पे अवेलेबल है या ओवर ए पीरियड अवेलेबल है? ओवर ए पीरियड. तो याद रखना, तो कोर कॉम्पिटेंसी एप्पल की क्या है? एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी यूनिकनेस वो लेके आता है डे 1 पे, बाकी सब उसको कॉपी करते हैं.
एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी है, सैमसंग की कोर कॉम्पिटेंसी है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी और के पास नहीं है, वीवो के पास नहीं है, ओप्पो के पास नहीं है, भले वो एक ही कंपनी है, उसी के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूं बड़ी। तो भाई साहब ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑल कंपनीज, ओके अपने पास क्या यूनिक है वो देखो, उसके बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट बोलोगे कोर कॉम्पिटेंसी आई। तो भाई साहब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रहा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपने फॉलो किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपने इंटीग्रेट किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपने फॉलो करना चाहा, तो आपको क्या मिलेगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब कोर कॉम्पिटेंसी। तो मैं यूनिकनेस बोलूं या कोर कॉम्पिटेंसी बोलूं, दोनों सिमिलर ही है। ओके आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो? शार्क टैंक इंडिया देखा होगा। ओके आपको मालूम है एक वो दोगलापन वाला कॉन्सेप्ट है, वो बंदा हुआ दोगलापन, कौन है? अश्नील ग्रोवर, मालूम है ना, सुना होगा, देखा होगा आपने। देखा एक बंदा आया था बीच में बहुत पहले, मतलब फर्स्ट या सेकंड एपिसोड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कोविड के टाइम क्या था, कोविड के बाद का ही था, ऑलमोस्ट कोविड जैसे ही था उसी टाइम का था। उस बंदे ने क्या किया, ग्लास का मास्क बनाया। ओके हाँ क्या मैं हाँ, कुछ तो नाम है उसका, हाँ आई मिस्ड आउट द नेम, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे उसको भी फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ उसके इसमें। ओके ग्लास का मास्क, ग्लास का मास्क है, ग्लास का मास्क। तो ग्लास का मास्क मतलब क्या होता है, वो ग्लास अगर आप कहीं पर पानी पी रहे हो और उधर ग्लास से पियोगे, कीटाणु विटाणु जाएंगे, तो उसने ग्लास का मास्क बना दिया। ओके एक्चुअली मैंने मंगाया भी था घर पे, 2 आए थे 25 रुपए के। ओके 25 रुपीज़ था, मैं 25 रुपये ही था, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, पर मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी तो मैंने मंगा लिया था। ओके वैसे आपने देखा होगा बहुत बेइज्जती हुई थी वो, मालूम है ना शार्क टैंक इंडिया में, अश्नील गौर ने बोला क्या कर क्या रहा है तू। ओके वाहियात प्रोडक्ट, एकदम वाहियात है। और वो वायरल हो गया, एक्चुअली वो वायरल हुआ तो इसी की वजह से वो मेरे को लगा कि भाई यार मंगा के देखते भाई है क्या प्रोडक्ट में। ओके मेरे को बताओ ग्लास का मास्क, डोंट यू थिंक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है? बहुत यूनिक है, अरे किसी ने निकाला नहीं आज तक, बहुत यूनिक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ वाहियात है। जब मैंने वो ग्लास का मास्क लगाने की कोशिश की मेरे घर के ग्लास पे, वो मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कांच की ग्लास जो होती है ना होटल की, उस पे रहेगा, और कांच की ग्लास होटल की भी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो हर जगह नहीं लगा। अब मैं चाय पीने जा रहा हूँ, चाय पे वो ग्लास का मास्क लग नहीं रहा है। तो वाहियात किस कंटेक्स्ट में, मतलब वो स्पेसिफिक है, एंड टेक्निकली उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसलिए उस प्रोडक्ट की क्या नहीं की जा रही है, वैल्यू। तो आपके पास अगर कुछ यूनिकनेस है, कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है फेयर इनफ, लेकिन इट शुड बी वैल्यूड बाय होम? कस्टमर। डोमिनोज आपको होम डिलीवरी करता है, इट इज वैल्यूड बाय कस्टमर। ओके सैमसंग एप्पल R&D है, वैल्यूड बाय कस्टमर। ओके एचडीएफसी बैंक एक ऐसे फीचर्स देता है आपको, फटाफट चीजें देता है, प्रोडक्ट सर्विसेज देता है, टाइम पे डिलीवरी करता है, सारी चीजें टाइम पे बताता है, वैल्यूड बाय कस्टमर। आपको मैसेज आते हैं कि भाई बैंक बैलेंस क्या है, वैल्यूड बाय कस्टमर। यूनिकनेस, अभी कॉपी करते हो अलग हो जाता है, लेकिन यूनिकनेस आपके पास ऐसे यूनिकनेस था जो आप ही ये दे पा रहे हो, दूसरा कोई दे नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू बाय कस्टमर। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी के पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? क्या कंपनी के पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? आंसर इज यस। और खाली कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए या वैल्यूड बाय कस्टमर भी होना चाहिए? वैल्यूड बाय कस्टमर, खाली कोर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी नहीं है, इट शुड बी वैल्यूड बाय कस्टमर। आई होप झेपिंग बड़ी हाँ या ना, टेक्निकली समझा? तो पहला पॉइंट ओके मेरे को बताइए। ओके तो मेरे ख्याल से आई होप अभी समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर, ये दोनों लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर देयर? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मकसद क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आप जाके पूछे, ए एसएम बता तेरा मकसद क्या है, तू ये 5 स्टेप फॉलो करने बोल रहा है, क्या हासिल करना चाहता है तू? तो क्या हासिल करना चाहता है वो? 2 चीजें। वो बोलता है मैं तेरे लिए क्या लाना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना चाहता हूँ, ताकि तेरे को कुछ यूनिक दे सकूं और वैल्यू कर सके, और ताकि दूसरे लोगों से तू क्या कर सके, आउट परफॉर्म। एंड सेकंड ओके आई विल गाइड यू ओके टुवर्ड द फ्यूचर एडेप्टिंग द चेंजेस। तो बोला ओ ओके डन डन बड़ी डन। आई होप ये क्लियर है बड़ी? अरे हाँ या ना? ठीक है, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ओके ये लाइन पढ़िए एक बार, ओके 1.5 की एकदम टॉप वाली लाइन पढ़िए एक बार, ये खाली एमसीक्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। Originally called as business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunity and threats in the light of company's strength and weakness and designing strategy for the survival and growth of the company. Full तोड़ फेकोलॉजी कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। सिप लाइन इज द प्रोडक्ट नेम, सिप लाइन यस, तोड़ राजा जी तोड़।
सिपलाइन इज अ प्रोडक्ट नेम, बट टेक्निकली आई होप ये अगर आप लाइन देखें तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट दिखता है और आपके स्ट्रेंथ वीकनेस दिखता है और इन दोनों को मर्ज करके ओके आपके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है। इन दोनों को मर्ज करके आपके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए क्या बनाता है, बड़ी स्ट्रेटजीज बनाता है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन पहला पॉइंट, पहली लाइन है जो मैं आपको हिडन पॉइंट बताना चाहता हूँ। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पुराना नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पहले लोग क्या बोलते थे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं बोलते थे, वो बोलते थे बिजनेस पॉलिसी। एमसीक्यू, ओरिजिनली कॉल्ड एज बिजनेस पॉलिसी। और स्ट्रेटेजी का नाम क्या होता है? स्ट्रेटेजी को क्या बोल सकते हैं अपन दूसरा नाम? मैंने डेफिनेशन के टाइम पे क्लियर किया है अभी आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले। वो एनसॉफ का डेफिनेशन, ग्लूक का डेफिनेशन उस टाइम पे मैंने बताया था। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? उन्होंने स्ट्रेटेजी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने स्ट्रेटेजी के सामने क्या वर्ड यूज किया है? प्लान। आप एनसॉफ देखो, आप ग्लूक देखो, दोनों ने क्या यूज किया वर्ड? प्लानिंग। कंपनी प्लानिंग, कंपनी प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजी। तो अगर कोई कंपनी का प्लानिंग बोल रहा है, कंपनी बोल रही है कंपनी ऐसा प्लान कर रही है, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? स्ट्रेटेजी कर रही है। और अगर मैं बोलूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पुराना नाम बिजनेस पॉलिसी। एम आई क्लियर बड़ी? ठीक है, नाउ आई एम कमिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखा जाए तो आप देखिए बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। ओके ये फ्रीक्वेंसी देखिए, मई 24 में पेपर में आ चुका है, जो न्यू सिलेबस का पहला आइटम था। दिसंबर 21 ओल्ड सिलेबस में गया हुआ था। आरटीपी नवंबर 22 में आया था। ओके और सितंबर 24 के आरटीपी में रह चुका है। सितंबर 24 के आरटीपी में रह चुका है, सितंबर 24 के आरटीपी में। ओके तो टेक्निकली ओके इस क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके सो अपन इसको एनालाइज ऐसे कर सकते हैं, क्या सीन है। ओके सर आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द पॉइंट, ये ध्यान रखना है। बट हु इज द फिटेस्ट? इज दिस लार्ज कंपनी और एडेप्टिंग कंपनी? एडेप्टिंग कंपनी, द कंपनी विच अडेप्ट टू द सिचुएशन इज कॉल्ड द फिटेस्ट कंपनी। ओके ये वाले पहला पॉइंट आपको, ये दो पैराग्राफ दिए, जो दो पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ सुनने हैं और खत्म करने हैं, कोई भी याद नहीं रखना है। याद रखना है यहां से द मेजर बेनिफिट्स, यहां से अपन चालू करेंगे मेन डिस्कशन क्वेश्चन का, जिसको आप याद रखोगे और मैं मतलब अपन दोनों याद रखेंगे बड़ी। तो सबसे पहले ओके ये दो पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी ये लोग बोलते हैं कि हर कंपनी को अगर ग्रोथ और सर्वाइवल है तो स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी बनाना और इंप्लीमेंट करना इज नथिंग बट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंक्लूड फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। Survival of the fittest, okay, as propagated by Charles Darwin, is the only principle of the survival for all organizations, where the fittest is not the largest or strongest organization, but those who can change and adapt successfully to their changes in business environment. Who is the fittest organization? Fittest कौन होता है? जो adapt कर सकता है changes in organization. Organization में जो changes करने हैं उसको adapt करना is nothing but fittest वाला concept. तो तोड़ मालिक इधर तक क्लैरिटी है बड़ी? ओके यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है बड़ी? ओके इसके बाद बिजनेस फॉलोज वॉर प्रिंसिपल, विन और लूज, ये तो कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो बहुत रेयर सिनारियो होगा, रेयर मतलब रेयरेस्ट, विन विन सिचुएशन। ये बोलते अपन तेरा भी विन है मेरा भी विन है, पर ये विन विन सिचुएशन कभी होता नहीं है। समबडी एट लूज, क्योंकि भाई हर जगह ऐसा ही है, विन विन है ही नहीं कभी। बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज एंड ओनली अ स्मॉल नंबर cases win-win situation arises. Hence, each organization has to build its competitive advantage over competitors in the business warfare in order to win. This can be done only by following the process of strategic management. Strategic analysis, formulation आगे वाला तो strategic management का बोला हुआ है। यानी अगर आपको जीतना है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर बाहुबली ने उस दिन स्ट्रैटेजी बना दी होती और चला गया होता और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं करता तो भाई बाहुबली फेल था। बाहुबली ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे किया? करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। आपको समझना जरूरी है, जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो आपको समझना जरूरी है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन वर्क होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके आई होप ये पॉइंट क्लियर है। लेट डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 7 बेनिफिट्स। पहले एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ये सातों के सातों पॉइंट मार्क कर लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या है सर? ओके एक्शन से ध्यान रखना। एक्शन में मैं हमेशा बताता हूं, सबसे पहले वो कंपनी को क्या देता है? डायरेक्शन देता है। कंपनी को क्या देता है सर? डायरेक्शन देता है। इसका मतलब क्या? मेरे को बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला स्टेज क्या है? अच्छा 5 स्टेज याद है क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के? 5 स्टेज याद करके बताओ, रिकॉल करो। 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला डेवलपिंग,
डेवलपिंग 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 विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डूइंग एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस, दो एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल, ये दो एनालिसिस, तीसरा फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। मुझे वापस चाहिए 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बताइए। पहला पॉइंट डेवलपिंग विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस, दो एनालिसिस, एक्सटर्नल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये समझ में आया? पहला पॉइंट अपने लिए जो आता है, पहला पॉइंट जो अपन आता है, पहले पॉइंट पे बात करते हैं, पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो अपने लॉजिक में बैठता है, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे को बताओ, अगर विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो आपको किधर जाना है समझेगा क्या? अगर मैं बोल रहा हूं आपको सीए बनना ही नहीं है, तो आप मेरे को बताओ, आप घूमते रह रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है। आपका गोल क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इसीलिए आप इधर हो। ओके, 10th में शायद ऐसा हो सकता है, 10th में यू आर नॉट क्लियर क्या करना है, और शायद ऐसा भी हो सकता है फाउंडेशन में क्या था, चले गए, दोस्त लोग बोल रहे थे चले गए इसलिए घुस गए। लेकिन जैसे ही आप इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, डोंट यू थिंक यू विल बी हैविंग मच क्लियरर गोल्स, यू हैव मच क्लियरर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्या हासिल करना है इस पे क्लैरिटी रखी है। तो पहला पॉइंट, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लोगे तो मेरे को बताओ 5 स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे। 5 स्टेज मतलब स्टेप 1 तो होगा ही ना, तो इसका मतलब मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम्हें क्या देता है, गोल्स देता है, डायरेक्शन देता है। तो पहला पॉइंट आंसर याद रखने के लिए क्या देता है वो, डायरेक्शन। डायरेक्शन के आगे गोल्स आएगा, पर वर्ड याद रखना। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फायदा क्या है, क्या देता है, डायरेक्शन। सेकंड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, प्रोएक्टिव रहे या रिएक्टिव रहे, प्रोएक्टिव। रिएक्टिव तो बात का सिचुएशन है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, डायरेक्टली वो स्ट्रेटजी बनाने बोलता है या एनालिसिस करने बोलता है, एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाना इज नथिंग बट प्रोएक्टिव, ओके, रादर देन रिएक्टिव इन फ्यूचर। यानी यहां पर ओके खाली स्पेक्टेटर बन के देखने का नहीं होता है, एनालिसिस करने का और डिसीजन लेने का, दैट इज योर प्रोएक्टिवनेस। द सेकंड एडवांटेज इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू बिकम अ प्रोएक्टिव वाला लॉजिक। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या देता है, एक स्टेप देता है, बहुत सारे स्टेप्स देता है, बहुत सारे स्टेप्स देता है, तो वो क्या देता है, फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट कौन सा है, मार्केट कौन सा है, ओके, इन्वेस्टमेंट किधर करना है, कौन से मार्केट में जाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना है, कौन सी कंपिटेंसी लानी है, इसके ऊपर फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब आपको गाइड करता है, आपको स्टेजेस बताता है, आपको एक स्टेप दे के अटक नहीं जाता है, एक स्टेप दे के खत्म नहीं कर देता है, वो फ्रेमवर्क बताता है पूरा। तो मेरे भाई और बहनों, लॉजिक एकदम सिंपल रखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले मुझे डायरेक्शन देगा, सेकंड वो मुझे प्रोएक्टिव बनाएगा, तीसरा मुझे वो फ्रेमवर्क देगा, प्रोडक्ट कौन सा, मार्केट कौन सा, टेक्नोलॉजी कौन सी, कंपिटेंसी कौन सी। चौथा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे फेस द फ्यूचर करने का मौका देगा। फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर क्यों, क्योंकि मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, तो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन फेसिंग द फ्यूचर, फेसिंग द फ्यूचर। लेकिन फेसिंग द फ्यूचर के आगे का मसाला याद रखना, ओके, अपॉर्चुनिटी देता है। क्या देता है, अपॉर्चुनिटी। चौथा पॉइंट। पांचवा सिनेरियो, इट आल्सो क्रिएट ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, इट आल्सो क्रिएट ए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म? ओके भाई साहब, आप गलत प्रोडक्ट में ना जाओ, गलत मार्केट में ना जाओ, वो तैयार करेगा। अनसर्टेनिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आपके लिए क्या तैयार करेगा, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। यानी अगर बाई चांस थ्रेट आ गया तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे, आप स्टेप्स ले पाओगे। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, भारत माता की जय। झेपा। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करोगे तो मेरे को बताओ पांचवा स्टेप क्या था, पांचवा क्या था, करेक्टिव, इवैल्यूएटिंग एंड करेक्टिव। करेक्टिव लोगे तो वापस आओगे, तो मेरे को बताओ जब करेक्टिव लेते जाओगे, वापस रीडिजाइन करते जाओगे स्ट्रेटजी, ये करते जाओगे, क्या इसकी वजह से बिजनेस लंबा होता जाएगा या छोटा होएगा, मतलब कम टाइम के लिए होगा या लेंदिंग बढ़ेगी, लेंदिंग, इसे इसको बोलते हैं लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी बोलो या लॉन्जिटिविटी बोलो, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन है, ओके, लॉन्गिटिविटी। ये लॉन्गिटिविटी बढ़ाता है बिजनेस की, क्या बढ़ाता है, लॉन्गिटिविटी, बिजनेस को लंबा करता है, ओके, सालों साल तक बिजनेस कंटिन्यू करवाता है ये अपने से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ओके, कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, तो व्हाट आर द 7 एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एकदम इजी में मैं बोलूं और 7 पॉइंट ओके खाली पॉइंटर फॉर्म में बोलूं। सबसे पहले मुझे क्या देता है, डायरेक्शन। सेकंड मुझे क्या बनाता है, प्रोएक्टिव। तीसरा मुझे क्या देता है, स्टेजेस। स्टेजेस मतलब क्या होगा, फ्रेमवर्क। दीवार बनाता है, दीवार, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म देगा। आई होप एवरी क्लियर। इसके बाद याद आया ना बड़ी, ओके, वापस आते हैं। पहले पॉइंट क्या है, डायरेक्शन देगा। उसके बाद मुझे क्या बनाएगा, मुझे क्या बनाएगा, प्रोएक्टिव। उसके बाद स्टेजेस देगा, फ्रेमवर्क देगा, फ्रेमवर्क देगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? फ्रेमवर्क के साथ में ओके नहीं, उसके पहले कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म फेसिंग द फ्यूचर देगा। क्या देगा, फेसिंग द फ्यूचर। फेसिंग द फ्यूचर को ऐसे याद रखना, ओके, मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी आई ना तो अपने से छूटेगी नहीं। तो फेसिंग द फ्यूचर, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी तो अपने से छूटेगी नहीं। ये मार्केट है ना, ये एनवायरमेंट है ना,
या एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आई तो अपने से छूटनी नहीं चाहिए, वो छूटने नहीं देगा। कौन छूटने नहीं देगा? एसएम। नेक्स्ट, वो मेरे लिए दीवार बनाएगा, ये क्या होगा? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, बिजनेस को लंबा करेगा, लॉन्गिट्यूटी, एंड मेरा क्या बढ़ाएगा? वो कोर कॉम्पिटेंसी, एंड उसकी वजह से क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टेक्निकली ओके, वॉल्यूम 2 में आपको इसका एक क्वेश्चन रहेगा, वो मिलेगा नहीं। ओके, वॉल्यूम 2 में आपको इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस का, क्योंकि ये न्यू सिलेबस की बुक है, न्यू सिलेबस के कंटेक्स्ट में आया, तो न्यू सिलेबस में अपने 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, चौथा अटेम्प्ट होने वाला है May 25 का। एक ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ओके, वो एक ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन, ओके, अपन डे आफ्टर टुमारो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम 2 सॉल्व करेंगे, उसी टाइम पे वो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन भी मैं आपके साथ देखूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, आप देखना इस 7 पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट पे क्वेश्चन है, वो 7 पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट पे क्वेश्चन है मालिक, ओनली एट वन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन 7 में से एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट वन क्वेश्चन नीड टू बी टेकन केयर बाय यू, मतलब वो अपने को ध्यान रखना होगा। तो उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वो अपने वॉल्यूम 2 में नहीं है, मैं वापस बता रहा हूँ, वॉल्यूम 2 में नहीं है, वॉल्यूम 3 में भी नहीं, किस में भी नहीं है वो, क्योंकि किधर का है सर? वो ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस का है इसीलिए, पर ओल्ड सिलेबस का उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कमल स्वीट कॉर्नर करके कॉन्सेप्ट है, कमल स्वीट कॉर्नर करके क्वेश्चन आएगा, कमल स्वीट कॉर्नर इसमें नहीं मिलेगा, पर मैं उस दिन डिस्कस करूंगा, डे आफ्टर टुमारो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये 7 एडवांटेज क्लियर है। ओके, और उस टाइम पे देखेंगे ये 7 एडवांटेज का कैसे लिखना है। देखो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन जा चुका है सर, 2 बार जा चुका है, May 24 में भी जा चुका है, एक केस स्टडी था और डायरेक्टली क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बात खत्म, आंसर लिखना था तुझे सीधा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स को। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, क्वेश्चन कैसे आ गया? डायरेक्टली, नथिंग टू वरी यार, नथिंग टू वरी, कोई दिमाग फोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, यू कैन क्लोज इट आउट। लेकिन अगर इनमें से कोई एक पॉइंट पे क्वेश्चन आया तो उसको कैसे लिखोगे, क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक में दिखाऊंगा। ओके, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, अभी डिस्कस किया तो टेक्निकली 2 चीज होगी, एक तो कोरिलेट हो जाएगा डायरेक्टली, और एक है थोड़ा सा पूरा सिलेबस हुआ ना चैप्टर 1, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखने का मजा अलग रहेगा। हाँ भाई, अभी पूरा क्या क्या आएगा वो देखेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपके लिए। ओके, तो देख लेते एक बार इसके बेनिफिट्स, एक बार रीड करके देख लेते हैं। तो ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, आई होप सब लोग क्लियर है। तोड़ बड़ी मेजर बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग मैनेजमेंट आर, क्या क्या बेनिफिट है बताइए। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? द स्टडीइंग मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, इट हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड मिशन, गोल्स एंड मिशन मालूम पड़ता है मालिक। Strategic management helps organization to be proactive instead of reactive in shaping the future. Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. Strategic management provides framework for all major decisions of enterprise, such as decisions on business, products, markets, manufacturing facilities, investments, and organizational structure. ये पूरा का पूरा डिसीजन लेने में मदद करता है बड़ी। Strategic management seeks to prepare the organization to face the future, future को face करने में, act as a pathfinder to various business opportunity, face the future opportunity, opportunity छूटनी नहीं चाहिए, हाँ? ध्यान रखना, मसाला लिखते मतलब कंटेंट लिखते वक्त ध्यान रखो opportunity। strategic management serves as क्या? Corporate defense mechanism against the mistakes and pitfalls. It helps organization to avoid costly mistake in product or market choices, गलती होने से रोक देगा बड़ी। Strategic management helps to enhance the longevity या longevity, okay, या longevity जो आपको प्रोनाउंस करना है वो करिए, longevity. With the state of competition and dynamic environment, it may be challenging for organization to survive in long run, लेकिन ISM लिया तो आपका long run survival easy है. And last concept, strategic management helps organization to develop, क्या develop करने में मदद मिलेगी? Core competency and competitive advantages that would facilitate, assist it fights for survival and growth. तो भाई और बहनों, मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिट्स, ये दोनों क्लियर हो गए। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स वर देयर? 2। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 7। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ एसएम। अब देख सकते हो लिमिटेशंस ऑफ एसएम भी 2 बार जा चुका है ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में अभी तक नहीं आया, लेकिन न्यू सिलेबस में ओके आरटीपी में रह चुका है May 24 के भी, और आपके May 25 के आरटीपी में भी यही क्वेश्चन है। अगर May 25 का आरटीपी देखे और May 24 का आरटीपी देखे, दोनों के आरटीपी में लिमिटेशंस ऑफ एसएम क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये May 25 के आरटीपी का क्वेश्चन है। ओके, आरटीपी May 25 आरटीपी।
सर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एसएम? लिमिटेशंस ऑफ एसएम का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखेंगे। सबसे पहला मेरे को बताओ, जो एनवायरमेंट, इजी आंसर ध्यान रखना, ये जो एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट के बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं बनाई? क्या वो एनवायरमेंट स्टैटिक है या डायनामिक है? स्टैटिक है या डायनामिक है? डायनामिक है। क्या वो एनवायरमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। टर्बुलेंट है? क्या वो एनवायरमेंट में चेंजेस होंगे? आंसर इज यस। एंड इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एनवायरमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। Strategic management can control only an organization. It cannot control the environment of organization. And this is one of the biggest limitation of strategic management. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक पहला लिमिटेशन ये होगा कि भाई जो एनवायरमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो एनवायरमेंट टर्बुलेंट है, तो उसमें चेंजेस होते हैं। कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है, टैक्सेशन चेंजेस हो सकते हैं, लॉज रेगुलेशन चेंजेस हो सकते हैं। इस केस में आपको समझना पड़ेगा, एसएम का आपने एडवांटेज बोला होगा, पर एसएम कुछ नहीं कर सकता। एसएम बोलता है मेरी क्या गलती है, एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, मेरा थोड़ा ना कुछ लेना देना है यार, एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, व्हाट आई कैन डू। तो लिमिटेशंस, एसएम कुछ नहीं कर सकता इसमें। वापस बोल रहा हूं, ये डिसएडवांटेजेस नहीं है। क्या है ये? लिमिटेशंस। इसको ओवरकम करना रहा तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब पहले वाले पॉइंट के लिए ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन कितना भी अच्छे से कर लो, क्या एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा? कितना भी अच्छे से स्टडी कर लो एनवायरनमेंट, कितना भी अच्छे से एनालिसिस कर लो, क्या एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा? होगा। वो चेंज क्या करोगे? फिर एडेप्ट ही करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। बट दैट इज द लिमिटेशन ऑफ एसएम। एसएम उसको रोक नहीं सकता। दूसरा, मेरे को बताओ, एनालिसिस कौन करेगा एनवायरनमेंट का? एनवायरमेंट का एनालिसिस कौन करेगा? सपोज अपन ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉयज हो, आप सब बहुत सारे टीम मिलके एम्प्लॉयज है, ओके, ये समझिए। तो मेरे को बताइए, इसका एनालिसिस कौन करेगा? ओके, अपन लोग ही करेंगे। अगर अपन लोग ही एनालिसिस करते तो अपन लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं? अरे अपन लोग सही तरह से नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए आपको इसके एनालिसिस के लिए किसको बुलाना चाहिए? एक्सपर्ट्स। आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। सर एक्सपर्ट्स कौन होते हैं ये? अरे जो एनवायरमेंट पूरा सर्वे वगैरह ये सब करते हैं, कंप्यूटर का डेटा निकाल के देते हैं, एनालिस्ट होते हैं ये लोग। ओके सर, ये कौन सी फर्म होती है? कंसल्टिंग फर्म्स। ये जो कंसल्टिंग फर्म्स होती है ना, कंसल्टिंग फर्म सुना होगा ना आपने, ये सब डेटा निकल के देती है आपको, डेटा कलेक्ट करके देती है, सर्वे करके देती है, कंप्यूटर क्या स्टडी करने वाला है वो करके देती है। अब ये करने के लिए आपको एक्सपर्ट लगेगा। अब एक्सपर्ट आएगा क्या? फ्री में आएगा क्या? वो कॉस्ट लगेगा। इसीलिए एसएम का दूसरा डिसएडवांटेज, लिमिटेशन क्या है? कॉस्टली प्रोसेस है। और ये आप लिमिटेशन है, आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं सस्ता कंसल्टेंट लेके आऊंगा, सस्ता कंसल्टेंट आएगा सस्ता काम होएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो कंसल्टेंट जो आपको लाना है वो लाना ही पड़ेगा, और चाहिए वैसे ही चाहिए। तो ये कॉस्ट लगने वाली है। क्या कॉस्ट अवॉइड हो सकती है? अगर आपने कॉस्ट अवॉइड की, आपको आगे कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि ये मिस्टेक है, कॉस्टली हो जाएगा। तो एनालिसिस देखो कितना भी रहा, तो स्ट्रैटेजी किसके बेसिस पे होनी चाहिए? आपकी एनवायरमेंट के बेसिस पे। तो एनालिसिस अगर अच्छा रहा तो ही आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी ना। तो एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए? कौन चाहिए? कौन चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए। अब एक्सपर्ट कब कौन होता है? अंदर का या बाहर का? बाहर का ही होगा, अंदर का कहां से होगा? अंदर के एक्सपर्ट होते तो फिर क्या ही बात होती। अब इमेजिन करो, अपनी टीम है, अपन काम कर रहे हैं, रूटीन काम है, ओके, आप सब मेरे एम्प्लॉइज हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉइज हो। क्या आपका दिन भर का काम डिसाइडेड है? आंसर इज यस। क्या आपके प्रोसीजर डिसाइडेड है? यस, आप दिन भर काम कर रहे हो। एग्जांपल, ये परचेज ऑर्डर रेस करता है, परचेज इनवॉइस वेरीफाई करता है, जीआरएन वेरीफाई करता है, आप एचआर का कैलकुलेशन करते हो, आप सैलरी पेमेंट करने के लिए कर रहे हो। अब ये पॉइंट क्लियर समझो, आप डेली का काम कर रहे हो, और इधर एक बाहर का बंदा आता है, एग्जांपल ओके प्रशांत सर आते हैं, प्रशांत सर इज अवर कंसल्टेंट, ओके, बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो आते हैं। अब मेरे को बताओ, वो अपने आप ही एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे या आपसे इंफॉर्मेशन लगेगी? उनको आपसे इंफॉर्मेशन लगेगी, और आपसे जब इंफॉर्मेशन मांगने आएंगे, आप यही बोलोगे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं या मेरा रूटीन काम करूं? क्या हम जब तक स्ट्रैटेजी बनाते जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या तब तक काम धंधा बंद करेंगे? क्या पॉसिबल थोड़ा ना होगा। तो आपका रूटीन काम तो चलने वाला है। अब उस टाइम पे कंसल्टेंट खाली बाहर का इंफॉर्मेशन लेके नहीं कर सकता जब तक उसको अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दिक्कत है, और कंसल्टेंट का यही दिक्कत होगा। तो इसीलिए एसएम क्या है? एसएम फटाफट होगा या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बड़ी एक्सपर्ट्स आएंगे बाहर वाले, तुम रूटीन काम में आपके डिस्टर्बेंस आएगा, रूटीन काम में आप टाइम नहीं दे पाओगे, और ये डिस्टर्बेंस को हैंडल करना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। देयरफॉर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड आखिरी पढ़ाओ, एकदम सबसे तोड़ कॉन्सेप्ट याद रखना, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब जैसा भी ये पॉइंट है, आप कंप्यूटर की स्ट्रेटजी क्या है ये आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। सर क्यों?
मेरे को बताओ, क्या वो स्टडी रोड पे बैठ के लेने वाले है क्या रे? दुनिया को मालूम पड़ा, अरे दुनिया को बताएंगे हम ये स्टडी करने वाले हैं, ऐसा बोलेंगे? या बंद कमरे में स्टडी डिसाइड की जाती है? बंद कमरे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट अवर स्टडी। अरे अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को सस्ता किया तो सामने वाला खाली मेरी शक्ल देखेगा क्या? क्या सामने वाला अपने प्रोडक्ट को सस्ता नहीं करेगा क्या? पर वो कितना सस्ता करेगा, कैसे करेगा? बहुत मुश्किल है। तो याद रखो, वन मोर लिमिटेशन ऑफ एसएम क्या है? अरे मेरे को बताओ, ओके अपन स्टडी मैनेजमेंट में ये अज्यूम कर रहे हैं अपन सक्सेसफुल होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अजम्पशन ये है कि सामने वाला गोटिया खेलने वाला है अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर गोटिया खेलेगा क्या? नहीं यार, कंप्यूटर भी तो कुछ स्टडी बनाएगा ना। पर वो उसकी स्टडी पता करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। चौथा लिमिटेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स, कंप्यूटर रिस्पॉन्स ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज उनके जो डिसीजंस होंगे वो कैसे होंगे, खुले आम होंगे या बंद दरवाजे में होंगे? बंद दरवाजे में। एंड यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। सो हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? 4। कितने लिमिटेशन है बड़ी? 4। कौन से 4 लिमिटेशन है? तो एक बार बता देंगे 4 लिमिटेशन कौन से है? 4 लिमिटेशन कौन से बड़ी? सबसे पहला पॉइंट, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। सेकंड, इट इज कॉस्टली। थर्ड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एंड चौथा पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और एस्टिमेट्स कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, बिकॉज वो डिसीजन लिए हुए बंद दरवाजे में। आई होप एवरी क्लियर। एक क्वेश्चन होगा जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी में आएगा और जो अपन वॉल्यूम 2 में भी देखेंगे और करंट आरटीपी में भी क्वेश्चन है, जिसमें रमेश के बारे में होगा, रमेश कंपनी के बारे में। किसके बारे में? रमेश कंपनी। डे आफ्टर टुमारो रहेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, रमेश कंपनी है, ओके, ये टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, ओके, ये सब कुछ है, और ये स्ट्रैटेजिकली बिजनेस को मैनेज करते हैं। किससे कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रैटेजिकली, बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हैं, यानी एसएम फॉलो करते हैं। उसके बाद भी ऑनलाइन बिजनेस आया, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से उनका 4 साल से धंधा ठप हो चुका है, धंधे की ठुकी पड़ी है, 70-80% मार्केट चला गया है। ओके, तो आपको ये केस स्टडी को इन लाइट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझाना है, इन लाइट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लाइट्स में इसको समझाना है। ओके, तो सबसे पहला एनवायरमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। लेकिन इसका मसाला ये नहीं लिखोगे जो इधर है, ये मसाला आएगा ही नहीं, मसाला उस क्वेश्चन से केस स्टडी से उठाना पड़ेगा। यहाँ पर एनवायरमेंट है जिसमें ऑनलाइन वाले लोग आ चुके हैं, ऑनलाइन वाले पीपल आ चुके हैं, तो अब ये कंज्यूमर्स विल प्रीफर ऑनलाइन और नॉट, इट विल नॉट बी इजी टू आइडेंटिफाई। कंज्यूमर की चॉइसेस चेंज होगी कि नहीं होगी? कंज्यूमर ट्रेडिशनल परचेज ही करेगा या ऑनलाइन परचेज करेगा? ये आइडेंटिफाई करना अभी इजी नहीं है। ये पहला उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में लिखना होगा, समझ में आया? सेकंड, ओके, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। यहां पर क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है रमेश? यस। लेकिन क्या उसने एक्सपर्ट लगाना चाहिए? यस। सेकंड पॉइंट, रमेश इज नॉट अपॉइंटिंग एनी एक्सपर्ट। आपको ये लिखना पड़ेगा, ये याद करके भी क्या उखाड़ लोगे? I hope you are getting the point. Okay, you are not, मतलब in short, sir, what I need to do is I will study this all 4 point. I will study this 2 page almost. मैं पढ़ूंगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को जब क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आया लिमिटेशंस ऑफ एसएम बताइए, फिर मैं ही लिखूंगा, जो कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कोई केस स्टडी के साथ में, मैं ये लिख तो दूंगा, लेकिन मार्क्स का वर्थ नहीं भाई। वो उस क्वेश्चन का कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसके कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, उसके कंटेक्स्ट में आपको सोच लगानी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस कंटेक्स्ट में, कैसा जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है मालिक? डिपेंड्स ऑन, इसमें बहुत अलग अलग है। ऑडिट जैसा कुछ नहीं करने का इसमें, सीधा सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा जनरलाइज क्वेश्चन रहा, केस स्टडी रहा, तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेट तो करना ही करना है, सबसे पहले कंक्लूजन लिख देने का। कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन आएगा, मैं जैसे ही चैप्टर में आएगा तो इसमें, अभी ये पहले वाले चैप्टर में अपने कंक्लूजन वाले कुछ नहीं है, पर चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है। एग्जाम्पल 4 में आया, ओके, जब नए प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट, एनसॉफ के हिसाब से किधर जा रहा है, तो आप पहले कुछ भी नहीं लिखोगे, पहले लिखोगे भाई यहाँ पर ये हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन, या ये हो रहा है ओके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये पहला लाइन ये होना चाहिए कंक्लूजन, और उसके बाद फिर फैक्ट और प्रोविजन मिक्स पूरा। ओके, ये आपको फैक्ट और प्रोविजन, यानी जो आपने कंटेंट पढ़ा है क्लास में अपन पढ़ेंगे उसको, और जो क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पर एक एक लाइन इंटीग्रेट करना ऐसा नहीं है, इसके 2-3 लाइन जो होंगे, देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर होगा ये, पर 2-3 लाइन इसके होंगे, फिर इसके रिलेवेंट में वो 2-3 लाइन ऊपर से उठाने पड़ेंगे, फिर दूसरा पॉइंट होगा ये होगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वापस जनरलाइज मार्क लोगे, मतलब आप समझ रहे हो? मतलब अभी अब मेरे को बताओ, अगर मैं रमेश वाले केस में, ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप वॉल्यूम 2 लाया नहीं लाया देखो, पर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो अभी रमेश वाले केस में क्या सीन होगा, वॉल्यूम 2, अभी कंपाइलर, मतलब इवन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आप ये इसमें देखोगे, कौन से केस में, अब ये एक बार देख लेते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ।
अभी ये देखो रमेश शर्मा, अभी ये क्वेश्चन देखो, ओके ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल इन दिल्ली रीजन. 4 of these stores, okay, were opened in last 3 years. और एक चीज देखो, मैं यूजुअली और एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कोई कोई मेरे को कमेंट करता है, आप देखोगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर बुक है, वो आपकी कलर बुक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट दी है, ओके। तो कोई कोई मेरे को बोलता है सर ये भी कलर दे देते, क्या ही था एक्स्ट्रा पैसा, पैसे का पार्ट नहीं है, दिस इज नथिंग टू डू विद दैट पॉइंट, वो अलग से पॉइंट है। डिस्कशन क्या है मालूम है क्या, आपको जो पेपर आपके हाथ में मिलने वाला ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेगा, समझा। खाली कलर का, पेपर का जो कलर रहेगा ना वो शायद येलोइश होएगा, थोड़ा सा येलोइश वाले कॉन्सेप्ट में रहेगा, पर वो इसी फॉन्ट में रहेगा, इसी फॉन्ट में। तो ये क्या होता है, थोड़ा फैमिलिटी देता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक का कॉन्टेक्स्ट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में फॉर्मेट है, ओके। तो अब देखो, ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रैटेजिकली एंड एंजॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वेयर कंडीशनर एंटिल 4 years बैक। 4 साल तक बहुत तोड़ कमा रहा था भाई साहब। With shift to the purchase, okay, as online stores, the sale of his stores came down to about 70% in last 4 years. Okay, ठगी लग गई है। Analyze the position of Ramesh Sharma in the lights of SM, limitation of SM. मेरा क्वेश्चन है, इन द लाइट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ एसएम, अगर मैं खाली इसमें लिमिटेशन ऑफ एसएम लिख के हो तो कहानी खत्म है, लेकिन वो आंसर है ही नहीं वैसा। हेड पॉइंट वही है, हेड पॉइंट वही है, लेकिन उसको अपने को इसके साथ समझ के लिखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये दिमाग मैं सिर्फ तैयार कर सकता हूं, दिमाग लगाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ये पॉइंट आप समझो। दिस इज व्हाट हैज बीन चेंज्ड। अब इसको देखो, रमेश शर्मा इज फेसिंग decline in sales on large scale customers shifting online while he is using tools of strategic management. They cannot counter all hindrances and achieve all success. यानी अभी ये देखो, ओके, आप सेकंड लाइन पढ़ो, he believes in managing strategically and enjoyed significant sales. तो इसका मतलब क्या ये strategic management फॉलो करता है? yes, क्योंकि he believes managing strategically ना, he believes in managing strategically ना, तो he is following strategic management, बड़ी he is following स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ही इज फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सारे के सारे ओवरकम, सारे के सारे हिंड्रेंस प्रॉब्लम्स ओवरकम नहीं कर सकता। तो लिमिटेशंस क्या है? अब देखो लिमिटेशन को पढ़ो और लॉजिक देखो क्या सीन है। पहला पॉइंट, एनवायरमेंट अंडर विच स्ट्रैटेजीज आर मेड आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। ये तो पहला ही पॉइंट हुआ, लेकिन आगे पढ़ो, आगे आपको मसाला मैच करो, मैच ही नहीं होगा। Entry of online stores, new kind of competitor brought a different dimension to selling consumer durables. Online stores with their size, power could control the market and stores offer stiff competition to traditional stores. अब मेरे को बताओ ये बुक में कहां पर है? तो ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सर किसने दिया? चैट जीपीटी ने दिया। अरे भाई ये उसने दिया। चैट जीपीटी तो अपना दिमाग लगा ही रहा ना, उसको थोड़ा ना बोला हुआ कि मतलब उसको कमांड जो डाला होगा वो थोड़ा ना बोला है खाली मॉड्यूल का आंसर निकाल। अब अभी आप बोलोगे सर एक आध दो पॉइंट, अभी ऐसा रिस्क होने वाला है, इट मे हैपन, ये ऐसे क्वेश्चन में, ओके, एवरीवन गिविंग एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया विल हैव डिफरेंट आंसर्स, बट at least the difference should match with the content. That is only a objective what we are focusing on. Okay, that is my objective right now when we are discussing about this particular lecture. अगर आपने इसको रट लिया मतलब कितना बड़ा चोमू हो जाएगा तुम्हारा। ऑनलाइन पढ़ लोग ध्यान देना, ये सब लोग तुम इमेजिन करो, इधर आप देखो, पहला ये पढ़ो, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। मेरे को बताओ हेडिंग यही था ना, बड़ी हेडिंग यही था, पर पढ़ो, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एक्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ वी विल शेप इन फ्यूचर। ठीक है, ये पॉइंट लॉजिक समझा भी मेरे को। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट फ्यूचर शेप में ऑफुली गो रॉन्ग एंड जियोपार्ट इज ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान। द एनवायरमेंट इफेक्ट एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज डील विद सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये मैंने बताया। अदर चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होंगे? Thus, relying on a business strategy blindly can go absolutely wrong if environment is turbulent. अगर हम उस पर रिलाई करें, environment turbulent रहा तो पूरा गलत जाएगा। और एग्जांपल दिया है, ओके, ईवी का, ओके, ईवी का एंट्री हो गई लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बरोबर नहीं आया है, तब तक ईवी सक्सेसफुल होना मुश्किल है ना। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अब मेरे को बताइए ये आंसर और ये आंसर कहाँ से, तेरे को कहाँ पर क्या लॉजिक बैठ रहा है, कहाँ से ये लॉजिक, इसका मसाला? तो सर ये कहां से है? ये कहां से आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका पहला लाइन जो आया है, हो सकता है आप जो उधर का लाइन है ना वो ऐड ऑन करो ना, करो ना, कौन नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। मतलब अब ये लिखा है तो शायद इसके साथ में आप ये भी लिखो, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट एंड एक्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ टू शेप इन फ्यूचर, ये लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से एक दो लाइन ऐड करना करो, पर उसके साथ में फैक्ट का आंसर को इंटीग्रेट करना सीखो। जो जो ये अप्रोच में जा रहा है कि भाई रट लो आंसर, रट लो आंसर, रट लो, तुम गलत अप्रोच में जा रहे हो। और इसमें क्या दिक्कत हो रही है मालूम क्या? तुम्हारा एफर्ट्स भी डबल हो रहा है रटने के चक्कर में, एफर्ट्स भी डबल ही होने वाला है ना, क्योंकि तो कॉन्सेप्ट समझ लो,
रटो हेड पॉइंट और कीवर्ड्स। क्या रटना चाहिए अपन ने? हेड पॉइंट और कीवर्ड्स, बाकी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ओके एंड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अपने को फिर वैसे ही लिखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन पूरे पेपर में आता है। आप जान निकालो जो भी निकालो तीनों अटेम्प्ट में, सिर्फ एक लास्ट वाला क्वेश्चन आता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन। और वो लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ओके इट में हैपन, वो आ जाए लिमिटेशन ऑफ एसएम, अब आ गया तो आ गया बोनस मारा, लेकिन नहीं आया, ऐसा आया तो लिखने की क्षमता तो चाहिए ना। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट पढ़ो, इधर क्या लिखा है? Another limitation of SM is that it is difficult to predict how things will shape in future. अब ये देखोगे ये पहला और दूसरा पहला ही पॉइंट का है। ओके रमेश शर्मा ऑल्सो मैनेजिंग स्ट्रेटजी फेल टू सी हाउ ऑनलाइन सेल विल इंपैक्ट द सेल्स। तो ये मैं बोलूंगा ये दो पॉइंट जो इन्होंने दिए, ये 2 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? अपना फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑल्दो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ही शुड कंटिन्यू, ही मतलब कौन? रमेश शुड कंटिन्यू मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली, द चैलेंजिंग टाइम्स रिक्वायर मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट। अब मेरे को बताओ इधर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है? टाइम कंज्यूमिंग पढ़ो। ओके टाइम कंज्यूमिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटजीज दैट मे इंपीड डेली ऑपरेशन। मैंने अभी आपको क्या समझाया था? बाहर वाला आदमी आएगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा, ओके आपका रूटीन ऑपरेशन इंपैक्ट होने वाला है। याद आया क्या? नहीं याद आया? एग्जांपल याद आया क्या? एंड नेगेटिवली इंपैक्ट द रूटीन बिजनेस। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग आर इंपॉर्टेंट बट पुटिंग देम इनटू एक्शन इज व्हाट एक्चुअल सक्सेस लाइज। सिमिलर टू अस, ओके ये आगे फेंक दो। ओके सिमिलर टू अस स्टूडेंट्स प्लानिंग, ओके ये छोड़ दो, ये टाइम पास है तुम्हारा। इसके एग्जांपल में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब हाँ, मतलब सिमिलर टू अस मतलब स्टूडेंट, तो तुम भी तो ये करते हो ना, प्लानिंग बहुत करते हो, इंप्लीमेंटेशन में टूट जाती है। तो अब से इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से करो आप, यू फॉलो द तरीका। ओके अनलेस एंड यू डोंट अडॉप्ट दिस अप्रोच, ये नहीं बैठेगा तुम्हारा बड़ी। ओके अब मेरे को बताओ, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्टली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली। अब मसाला पढ़ो। रमेश शर्मा में कंसिडर इंगेजिंग एक्सपर्ट टू फाइंड आउट प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, ट्यून स्ट्रेटजीज टू बेटर टू सर्व देम इन कस्टमाइज ऑफरिंग्स मे बी डिफिकल्ट टू मैच बाय ऑनलाइन स्टोर। यानी जो ऑनलाइन स्टोर नहीं दे सकता वो तुम देने की कोशिश करो। कस्टमाइज ऑफरिंग, टीवी पे नाम लिखा दो या टीवी रिटर्न ऑन बेसिस दे दो, कुछ तो दे दो आप। ओके आप समझ रहे हो? अब मेरे को बताओ इधर वाले पॉइंट पे, अब इधर क्या है? कॉस्टली के लिए पढ़ो। कॉस्टली के लिए strategic management adds a lots of expenses to the organization. Expert strategic planner need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environments, devise strategies and properly implement. This can be really costly, okay, with limited resources, particularly very small or medium enterprise. Strategic management requires expert and these experts are costly resources. यानी एक ही चीज बार बार लिखी हुई है, खत्म स्टोरी। अब मेरे मतलब मैं व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, ओके इवन अच्छा इसके बाद वाले भी देख लो। इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पांस ऑफ फर्म स्ट्रेटजीज। It is quite difficult to gauge the strategic planning of competitor because most of the decisions are taken within the behind the closed doors by top management. वो एप्पल का तो क्या उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ओके भाई यार एप्पल ने वो स्पीकर का जैक ही निकाल दिया तो सारे स्पीकर वालों को ब्लूटूथ स्पीकर पे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि एप्पल का जैक निकल गया। तो एक ने चेंज किया तो इम्पैक्ट तो आपके सब पे आया, स्टडीज में आया। अब रमेश शर्मा में देखो तुमने क्या लिखा हुआ है। रमेश शर्मा, द स्टोर्स ओन्ड बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल मूव स्ट्रेटेजिकली, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव रिस्पांस। तो मेरे को बताओ ओके कौन सा तुम्हें मैच मिला? मैच कहां से मिला? मैच कहां से मतलब अगर मैं बस इसको मैं क्या फॉर्मल कर सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं जो 4 पॉइंट है आप 4 में ही रखो, 5 मत रखो, 5 है इधर, ठीक है आंसर ये रट लिया। ये आरटीबी का आंसर है अभी के आरटीबी का पेपर का आंसर है, May 25 के आरटीबी का पेपर में आया है। ओके और ये क्लास में भी बता दूं मैं बहुत, इससे आपको क्लियर इंडिकेशन है ना वेयर योर रटोफाई विल कम इनटू पिक्चर। दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन। और मैं ऐसे एक आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं। तो अगर कोई भी कहीं पर भी आपने ऐसा पढ़ा या ऐसा सुना, इसको रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो, चोमू बन जाओगे। एंड क्या होएगा मालूम है क्या? ओके लास्ट क्या होएगा? मतलब वापस वही होएगा, वो टारगेट अचीव करने में दिक्कत आएगी, बाकी तो कुछ नहीं होने वाला। तो सर लिखते वक्त ओके रटो क्या? हेड पॉइंट रट लो बस, कीवर्ड्स को ध्यान रख लो, बाकी आंसर को रिटेन वैसे वैसे मत रखो, समझो फ्रेमवर्क समझो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं ये बहुत छोटा सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये छोटा सिलेबस है। मैं मतलब आपको इसके अलग अलग वर्जन्स आप देख सकते हो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे में अगर पूरा एसएम रिवाइज हो सकता है तो फिर क्या है, कितना छोटा सिलेबस है यार ये 50 मार्क के लिए।
पर आपको वो एफर्ट्स उस डायरेक्शन में करने पड़ेंगे। कौन से डायरेक्शन में? एफर्ट्स इज नॉट ओनली इन रटफाइंग, रटफाइंग के हेड पॉइंट रट दी जाएंगे, 1 घंटे का लेक्चर है ना, रट जा। तो एफर्ट्स किस में करने हैं? ओके, दिस पर्टिकुलर स्किल सेट, ये स्किल सेट आपको समझनी पड़ेगी। 5 हेड पॉइंट लिखे, कीवर्ड्स लिखे और एग्जैक्टली क्वेश्चन को डिटरमाइन किया और उसके हिसाब से आंसर लिखा। अदरवाइज अगला आइटम लगने में टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है एग्जामिनर के पास यही बुक्स, अभी सजेस्टेड आंसर ऐसे ही रहेंगे, एग्जामिनर के पास मॉड्यूल नहीं रहेगा, समझा? ओके, यानी अगर तुमने कुछ मॉड्यूल का आंसर लिख दिया, ओके, सजेस्टेड आंसर में कुछ ऐसा फैक्ट इंटीग्रेटेड है, ओके, वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं मॉड्यूल देखेगा। हाँ, हो सकता है वो जनरलाइज आंसर दे दे, जनरलाइज आंसर मैं आपको मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर तूने एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिख लिया, सपोज ये एग्जैक्टली एक पेज का आंसर लिख लिया, यू विल गेट डेफिनेटली मार्क्स। लेकिन 4 में से वो आपको कितना देगा? ओके, 1 या 1.5 इतने तक दे देगा, वो किस्मत रही तो 2 तक दे देगा, 3 साढ़े 3 तक नहीं पहुंच पाएगा, 3 साढ़े 3 तक पहुंचना है। ओके, तो तेरे को ये स्किल सेट तैयार करना पड़ेगा। बट मैं वापस बोल रहा हूँ, दो क्वेश्चन तुम्हारे जो सेट रहेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर ऐसा तैयार नहीं करना है। जो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर एग्जांपल यही क्वेश्चन 7th आ गया, क्वेश्चन 9th आ गया, 9th में आया, 9th या 10th में क्वेश्चन आया कि भाई डायरेक्टली राइट द लिमिटेशंस ऑफ एसएम, खत्म स्टोरी, फिर क्या दिमाग फोड़ी करना है? लास्ट क्वेश्चन ही है लिमिटेशन ऑफ एसएम। यानी अगर आप जैन का पेपर देखो, 1 मिनट में, जैन या कोई भी पेपर देखो, आप मतलब मैं खाली जैन का बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जैन इसमें मैंने रिकॉर्ड किया, आप देखोगे सब में केस स्टडीज है, सब में केस स्टडीज है, लेकिन जैसे ही लास्ट लाइन जाओगे आपको जो लास्ट क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन मिलेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें कोई दिमाग थोड़ा ना लगाना है, इसमें थोड़ा ना, तो अभी तो अगर इसमें क्वेश्चन आ गया राइट लिमिटेशन ऑफ एसएम, तो फिर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा। पर ये एक ही क्वेश्चन है ना ऐसा, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऑप्शन में वैसे भी जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में करना है। यानी टेक्निकली ओके, व्हेन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 5 कंपलसरी है, 6, 7, 8 में से 2 करने कोई भी, तो 6, 7, 8 में से जो भी 2 करोगे, ओके, वो आपको जो भी 6, 7, 8 में से, तो आप 8 का एक एक पार्ट ऐसा रहेगा। अगर आप लगता है कि डायरेक्ट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ओके, ऊपर वाले करना यार, उनके इसमें कहीं ना कहीं वो कुछ केस स्टडीज देंगे। ओके, एक आध क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, केस स्टडीज मिलेगा तेरे को, केस स्टडीज में डेटा मिलेगा, वो डेटा को यूज करना सीख ले, तो तेरा काम है ना, लोड कम हो जाएगा। कौन सा लोड? रटने का लोड, याद रखने का लोड। और वो लोड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यार सिलेबस मैनेज होता रहे। तो टेक्निकली आई होप ये लिमिटेशन ऑफ एसएम क्लियर है। तो एसएम के लिमिटेशंस अपन ने डिस्कस किए, तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन में किए सर। कौन से 3 क्वेश्चन किए? पहला किया ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा किया बेनिफिट्स और तीसरा किया लिमिटेशंस। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ओके, 2 पॉइंट है, लिमिटेशन बेनिफिट्स कितने हैं? 7 पॉइंट्स, लिमिटेशन कितने हैं? 4 पॉइंट। ओके, ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं क्वेश्चन आपको बेनिफिट्स का क्वेश्चन है, मैं आपको परसों डे आफ्टर टुमारो जब क्वेश्चन बैंक करेंगे अपन, तब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, वो टाइम पे एक कमल स्वीट कॉर्नर का क्वेश्चन होगा, ओके, विच विल नॉट देयर इन आवर बुक, बट विल डिस्कस इट आउट। तो उसका एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपके ड्राइव पे भी शेयर कर दूंगा, तो आपको दिखना रहा तो, बट क्वेश्चन है और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ गए ना तो चीजें बेटर रहेगी लिखने के लिए। आंसर क्या है मेरे को आपको समझाना है कि भाई 7 वो क्वेश्चन ले भी क्यों रहा हूं, क्योंकि 7 में से एक पे अगर क्वेश्चन आया, वो एक कौन सा है वो सिलेक्ट करना है हमें, स्किल सेट तैयार करना पड़ेगा आपको। आप ऐसा, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे एक वर्ड करके भी छोड़ भी नहीं सकते, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझा, मैं इसको इतना, अगर ये रिवीजन बैच में भी, प्लैटिनम बैच में भी मैं समझा रहा हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई एक एक को एम्फेसाइज करते जाओ मालिक। ओके, तो ये कहानी हो जाती है आपकी विद रिस्पेक्ट टू स्टडी मैनेजमेंट। तो सर इतना लिमिटेशन होने के बाद भी एसएम फॉलो करते पब्लिक यूज करती है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि उसके बेनिफिट ज्यादा है। So why after so much of limitations also then people are using SM? Reason simple है, okay, benefits are outweighing limitations। वो एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, भारत माता की जय। तोड़ मालिक, क्लियर है इधर तक? ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार कर देता हूँ आज, ओके, उसके बाद एंड करते हैं 5 मिनट और कॉन्सेप्ट क्लोज करते हैं। एक और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब क्या? इंटेंट इज बेसिकली ए मेन पार्ट ऑफ एसएम, जो जिस पे एसएम निर्भर है, जिस पे एसएम निर्भर है वो है इंटेंट, जिस पे एसएम निर्भर है वो है इंटेंट। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम इज नथिंग बट इंटेंट। फिलोसॉफिकल, मैं वापस बोल रहा हूं, फिलोसॉफी झाड़ रहा हूं, फिलोसॉफी ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान। फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम, तो मेरे को बताओ एसएम में कितने स्टेजेस है? 5 स्टेज है। पहला विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड एनालिसिस, थर्ड फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ये पांचों स्टेज का बेस कौन है? पहला
विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये है इंटेंट। आपका विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है? इंटेंट है। लेकिन याद रखना, मैंने एकदम वर्ड क्लियरली यूज किया है, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी झाड़ी है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे को बताइए, मुझे टॉप 3 में आना है, ये क्या है? मुझे टॉप 3 में आना है, क्या है? विजन है। विजन इज फिलोसॉफी। फिलोसॉफी है, ज्ञान है। मुझे सीए बन के प्रैक्टिस करना है, ज्ञान है, ये फिलोसॉफी है, कोई मेजरेबल नहीं है। लेकिन इंटर, मुझे अगले इंटर में 25 में या नवंबर सितंबर 25 या जन 25 में, मुझे 26 में मुझे क्लियर होना है इंटरमीडिएट। ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है और ये प्रिसाइज होते हैं। क्या होते हैं? प्रिसाइज। मेक श्योर ये सुनो, व्हेन आई से प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब मेजरेबल, डिफाइंड। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे टॉप 3 में आना है, ये फिलोसॉफी है। मुझे इंडिया का नंबर 1 बनना है, फिलोसॉफी है। एशिया लार्जेस्ट बनना है, फिलोसॉफी है। ज्ञान चेप रहा है तो ये। लेकिन मुझे अगले 1 साल में 100 करोड़ कमाना है, बॉस नाउ यू आर प्रिसाइज। अब तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। तो याद रखना, ओके, सब चीज फिलोसॉफी है एक्सेप्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर मैं बोलूं विजन है, मिशन है, विजन है, मिशन है, ये क्या है? फिलोसॉफी है। बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस डेफिनेशन मतलब बिजनेस क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है? फिलोसॉफी है। लेकिन मां कसम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिसाइज है। तो अगर एमसीक्यू में कभी भी वर्ड आया, ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच इज अ प्रिसाइज, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस डेफिनेशन, कौन प्रिसाइज होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कौन प्रिसाइज होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये समझा क्या? फिलोसॉफिकल बेस, फिलोसॉफी और प्रिसाइज, ये दोनों में डिफरेंस समझा क्या? ज्ञान चेपना और एक्चुअली क्या है, ये दोनों में फर्क है। दैट इज कॉल्ड फिलोसॉफी एंड प्रिसाइज। ओके, तो भाई साहब स्ट्रेटेजिक इंटेंट को देखिए। Strategic intent can be understood as a philosophical base of SM. Philosophical base of SM. It implies the purpose which organization endeavors to achieve. It is a statement that provides perspective of the means which will lead the organization reach its vision in long run. Strategic intent gives the idea of what organization desires to attain in future. It answers the question what organization strives and stands for. It indicates the long-term market position which organization desires to create or occupy and the opportunity for exploring new possibilities. Generalized answer. मेरे को सिर्फ ये 2 रेड लाइन जो चाहिए वो रटी हुई होनी चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं रेड लाइन के अलावा। ओके, स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये यहां पर हाईलाइट करिए और पिंग ये वाला तोड़ हाईलाइट करिए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मेरे को बताइए। ये पिंक लाइन जो मैंने बताई है, ये तोड़ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू में काम होगी। यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करूंगा तो ये ब्रॉड टर्म्स में होंगे, लेकिन प्रिसाइज टर्म में आ गए अगर ये, तो ये क्या बन जाएंगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी विजन एंड मिशन क्या है? ब्रॉड टर्म्स, फिलोसॉफी है। लेकिन प्रिसाइज टर्म में कौन है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये लाइन समझी क्या मेरे को बताओ, ये 2 लाइन पढ़ो और समझी क्या? मैंने आपको इसी 2 लाइन के ऊपर अभी समझाया है, बड़ी समझा क्या? बड़ी आगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पॉइंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, या स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। विजन होता है, मिशन होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव साथ में होता है, और लास्ट होता है वैल्यूज। ये 4 है। ओके, कल सुबह चालू करते हैं इसके ऊपर, इन चारों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। कल ये खत्म हो जाता है। ओके, और डे आफ्टर टुमारो अपन इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। ओके, क्लियर बड़ी? सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।